अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एक्चुअली जियान महर है और मेरा ताल्लुक फॉरेस्ट चैम्प से है। अपना जो मेरा आज का ये वेबिनार है, फ्री वेबिनार है। इसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब के ऊपर फ्री मिलेगी आपको सबको। ठीक है। आपसे गुजारिश है मेरी, अपने माइक जो काइंडली बंद कर लें, अपने माइक बंद कर लें, फिलहाल शोर आ रहा है। आपको इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग जो है वो भी यूट्यूब के ऊपर फ्री मिलेगी। यूट्यूब पर मैं अपलोड कर दूंगा आज ही या फिर कल तक मैं अपलोड कर दूंगा। इस वेबिनार के अंदर मैं तो एक्चुअली ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाऊंगा। जो मेन इंडिकेटर्स है ना, जो मेटा डेटा फोर के अंदर यूज होते हैं फॉरेस्ट ट्रेडिंग के लिए, मैं आज आपको उनका यूज बताऊंगा और एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ज्यादा लंबा जोड़ा वेबिनार आज हमने नहीं करना। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, मेरे सामने इस वक्त खुला हुआ है जी, ये ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम चार्ट। ये ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम के ऊपर जो चार्ट खुला हुआ है, मैं इधर ही क्यों आपको सिखाने जा रहा हूँ। मैं एक्चुअली जो आपकी आवाज कट रही है। है, आपकी आवाज कट रही है, ध्यान दो। अपने माइक बंद करें ना ताकि आपको आवाज मेरी आए। अपने माइक अपने चलाएं हुए। अच्छा जी, मेरे सामने इस वक्त ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खुला हुआ है। द रीजन कि मैं क्यों ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर ही एनालिसिस करता हूँ, क्यों मैं यहाँ पे ही जो है अपने इंडिकेटर को यूज करता हूँ। रीजन ये है कि क्योंकि इसका जो टाइम फ्रेम है ना, जो ट्रेडिंग जो चार्ट है, उसकी जो कैंडल्स का टाइम फ्रेम है, वो अमेरिकन के, वो यूएस के मुताबिक है, यूएसए के मुताबिक है। ठीक है, तो इसलिए और वैसे भी यहाँ पे इजी टू यूज है ये। यहाँ पे जो इंडिकेटर्स लगाना वो बहुत ही इजी है। और इसके जो हमें यहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं वो ज्यादा हैं। तो दैट इज वाई कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ, और जहाँ पे आपको मैं आज इंडिकेटर का यूज बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक नेक्ड चार्ट खोलता हूँ। नेक्ड चार्ट बोलते हैं ऐसा चार्ट जिसके ऊपर निशान जी, निशान भाई, आपकी आवाज बहुत कट रही मेरी बात कट रही है। है। आवाज कट रही है, बिल्कुल आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। हम्म। बिल्कुल ज्यादा है, निशान भाई। आपके अपने माइक ऑन है इसलिए आपको मेरी आवाज कम आ रही है, पता नहीं क्यों। तो भाई मैं सबके माइक को बंद कर रहा हूँ फिलहाल। तो पता नहीं किन किन के माइक ऑन है, कौन लोग चले गए, पता नहीं कहाँ पे गए हैं। बच्चे बच्चे हो रहे हैं, क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैंने निशान भाई, मैंने सबसे अपना ज्यादा माइक बंद किया हुआ है। ओके। सो जी, अब मैं फिलहाल जो सिर्फ है ना फरहान भाई का जो माइक है वो सिर्फ ऑन कर रहा हूँ, बाकी सबके माइक ऑफ कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोग जो है ना वो नहीं कर रहे बंद खुद ही, तो शोर आ रहा है, इसलिए डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। अच्छा। सो आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे सामने ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खुला हुआ है। इसको मैं जूम आउट करता हूँ, जूम इन करता हूँ, सॉरी। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट इस वक्त मेरे सामने खुला हुआ है। मैं इंडिकेटर या जो भी मैं अपना जो टेक्निकल एनालिसिस करता होता हूँ, मैं वो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर करता होता हूँ। इसकी रीजन ये है कि एक तो इसके ऊपर फैसिलिटीज ज्यादा है। इंडिकेटर की जो भी हम इंडिकेटर लगाते हैं उसकी हमें सही डेप्थ में पता चलती है। और मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो यूएस टाइम के मुताबिक हो रही होती है, मतलब मूवमेंट हो रही होती है, लेकिन जो कैंडल्स बन रही होती हैं, जो ये जो कैंडल्स की मूवमेंट, जो पिन बार बन गई, वट एवर जो भी बन गया, प्राइस एक्शन के हवाले से भी, वो भी जो अमेरिकन टाइम फ्रेम है, यूएसए का टाइम है, उसके मुताबिक ही होती है मूवमेंट इसकी, और उसके मुताबिक कैंडल बन रही होती है। ठीक है, तो मैं इसलिए इस पे करता होता हूँ। तो अच्छा, आज मैं इसी के ऊपर आपको इंडिकेटर मुख्य लगा के बताऊंगा, और बताऊंगा कि इंडिकेटर हमने यूज कैसे करना है। तीन चार इंडिकेटर आपको बताऊंगा जिसके अंदर मूविंग एवरेज है, मैक डी है, एक मैक डी इंडिकेटर ये मैंने लगाया हुआ है, ये मैक डी है। मैक डी लगा बताऊंगा आपको, और आरएसआई के बारे में बताऊंगा, और एक और टूल है फिबोनाची। फिबोनाची को बताऊंगा, और एक स्ट्रेटजी एंड एट दी एंड मैं वो बताऊंगा। बस ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। ठीक है। तो मैं चार्ट खोलता हूँ। नेक्ड चार्ट। नेक्ड चार्ट का मतलब होता है ऐसा चार्ट जिसके ऊपर कोई भी आपकी ना आपने कोई इंडिकेटर अप्लाई किया हो, ना कोई आपने ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ भी ना लगाया हो, उसको नेक्ड चार्ट बोलते हैं, न्यूड चार्ट या नेक्ड चार्ट। ठीक है। अच्छा, ये देखेंगे मेरे सामने किसी चार्ट आ गया एक। अच्छा, ये एक चार्ट है H1 का।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अपना पहला इंडिकेटर लगाने लगा हूँ। याद रखिए, मैं पहले आपको बताने लगा मूविंग एवरेज के बारे में कि मूविंग एवरेज क्या होती है। पता होगा आप सबको, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि बाद लोगों को कुछ को नहीं भी पता होगा, तो इस वीडियो से आपको फिर भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। मूविंग एवरेज होती है कि हमें ये ट्रेंड जो भी चल रहा होता है हमारा, वो ट्रेंड बेशक वो नीचे का चल रहा है, वो आपका चल रहा है, बुलिश है, बेरिश। जी। दो दो दिन की मूविंग एवरेज कैसी होती है? मैं वही बताने लगा हूँ ना भाई, सारा कुछ बताता हूँ आपको। तो ये मूविंग एवरेज जो है, ये एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेंड जो भी चल रहा है, जो भी ट्रेंड चल रहा है, जो ट्रेंड की जो एवरेज है, वो हमें ये मूविंग एवरेज बताती है। ठीक है। अब ये मेरे सामने एक 1 आवर का चार्ट खुला हुआ है, यानी कि 1 घंटे का चार्ट खुला हुआ है। ये एक कैंडल है, एक घंटे की कैंडल है ये। ठीक है। तो याद रखिए, जब कैंडल 1 घंटे की हो, 60 मिनट की कैंडल है ये। एक बात ज़हन में रख लें मेरी, ये 60 मिनट की कैंडल है। तो आप इसके ऊपर जो मूविंग एवरेज लेंगे, वो 50-60 तक ले लें बस। 100 के ऊपर आपने नहीं जाना। बाद लोग कहते हैं 100 के ऊपर लेनी चाहिए, लेकिन मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि 50-60 के दरमियान तक लें आप। कितने मिनट है ये देखें जी। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये इंडिकेटर की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। ये देखें, मूविंग एवरेज लिखा आ गया यहाँ पे, मतलब कि ये यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स हैं काफी। आप इसके ऊपर मूविंग एवरेज जो है उसकी वैल्यू उसके ऊपर प्लेस कर लेंगे। ठीक है। ये इंडिकेटर आ गया यहाँ पे, देखिए ये इस वक्त ये 9 की बाई डिफॉल्ट मूविंग एवरेज लगी हुई है। 9 की बाई डिफॉल्ट 9 की मूविंग एवरेज लगी हुई है। ठीक है। एक और मैं मूविंग एवरेज लेता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि मूविंग एवरेज की जो अंदर भी एक पीरियड्स होते हैं, अंदर भी एक पीरियड्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये दो 9 की एक मैं इनमें से कर लेता हूँ जी, 50 कर लेता हूँ। चलो जी, मैं 50 कर लिया। उसके स्टाइल को मैंने कर लिया जी, थोड़ा चौड़ा कर लिया। और कलर मैंने चेंज कर दिया, को डार्क टैग कलर कर लेता हूँ, को डार्क सा कलर हो जाए। अच्छा, तो ये लें। अच्छा जी, अब ये देखें, मैंने दो मूविंग एवरेज लगा दी है यहाँ पे। ये मेरी आवाज मुझे खुद आ रही है, किसी ने मेरा माइक ऑन किया हुआ है। ठीक है। तो ये देखें, ये दो मूविंग एवरेज। एक मिनट जरा, मैं बंद करूं। ये किसकी आवाज मुझे आई आ रही है। अच्छा, तो अब अगर हम दोनों का डिफरेंस जो है इन दोनों का, उसको अगर आप देखें गौर से, तो ये जो ब्लू वाली कैंडल है, ये है 9 की। ये 9 का इसका जो टाइम फ्रेम है, अब ये देखें अगर, तो इनपुट्स लेंथ जो है वो 9 है। ठीक है। कि 9 इसकी जो जारी बात है, इसके अंदर पीरियड्स कम आ गए हैं, इसके पीरियड कम आ गए हैं। तो जो पीरियड कम आएंगे, तो जितने ज्यादा पीरियड होंगे, अगर आपके पास 100 बंदे हैं, आपको एक चीज बांटनी है उनके अंदर, तो आपको थोड़ी थोड़ी करके बांटनी पड़ेगी, और आपको देर भी ज्यादा लग जाएगी। अगर आपके पास चीज ही थोड़ी है ना, कि 9 पार्ट्स हैं, तो आप एक यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ऐसे करके वो मूविंग एवरेज थोड़ी करके, यानी कि पूरे ट्रेंड के साथ चलती जाएगी। अगर आप उसको एक भी कर देंगे, ये ले, एक भी कर देंगे, तो देखें बिल्कुल ट्रेंड के ऊपर चढ़ गई है, बिल्कुल साथ साथ कैंडल के मूव कर रही है वो, देखें। ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका पीरियड बड़ा होगा, H1 का जैसे आपका टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा, आपने उतनी ही बड़ी कोशिश करनी है कि आप मूविंग एवरेज लें। जैसे ये मैंने यहाँ पे 50 की ली हुई है। ठीक है। तो अब राइट यूज मूविंग एवरेज होता क्या है? अगर आपका टाइम फ्रेम 30 मिनट का है, तो आपने मूविंग एवरेज लेनी है 34 की। अब मैं टाइम फ्रेम यहाँ करता हूँ 30 का। मूविंग एवरेज है यहाँ पे लगी हुई है, ये 50 की लगी हुई है। मैं एक और ले लेता हूँ। जो 30 के पीरियड होगा, जितने, क्योंकि उसके अंदर 30 मिनट होते हैं, तो उसके अंदर आप ले सकते हैं मूविंग एवरेज जो है अपनी 34, 35 या 30 भी ले सकते हैं। जो मेरा, ये मैं अपना बता रहा हूँ, जो मैं डी मूविंग एवरेज लेता होता हूँ, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको कि मैं क्या करता होता हूँ। मैं 30 के ऊपर लेता होता हूँ 34 की मूविंग एवरेज, 34 की। H1 के ऊपर 50 से 60 तक लेता होता हूँ, और H4 के ऊपर मैं लेता होता हूँ जी
70+, कभी कभी 100 भी लेता हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर 70+ लेता हूँ। ठीक है, अब इसकी मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको, मैं सारे इंडिकेटर बता के इनके बाद आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा इसी की। ये मैं बताने का मकसद मेरा ये है ताकि बाद में आपको मैं स्ट्रेटजी बताऊँ, आपको समझ आए। अगर मैं आपको इंडिकेटर के बारे में नहीं बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। आप 100 तक कर लें, आप 70 कर लें, H4 के लिए 80 कर लें, चलें। ये देखिए काफी इंडिकेटर हो गया, काफी बंच हो गया, काफी मतलब कि चीजें काफी यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हो रहा है, मतलब एक छोटी कैंडल बड़ी कैंडल को क्रॉस कर रही है। ये बताऊंगा मैं आगे कि क्रॉस होता है तो इससे एक स्ट्रेटजी बनती है, एक सिग्नल हमें मिलता है, वो कैसे मिलता है, कैसे हमने उनको इम्प्लीमेंट करना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी आपको थोड़ी सी मेरी फजूल बातें सुननी पड़ेंगी, जो आपको फजूल लग रही हैं और सुननी पड़ेंगी अभी थोड़ी सी, फिर बाद में आगे आपको जो स्ट्रेटजी की तरफ लेकर चलूंगा। ये तो होगा मूविंग एवरेज, कि मूविंग एवरेज आपने ऐसे लगानी आती है आपको, पहले मुझे पता है, मुझे पता है आपको मूविंग एवरेज लगानी आती है, लेकिन किस टाइम फ्रेम के ऊपर कौन सी मूविंग एवरेज लगानी है शायद आपको किसी को नाम बीच में पता हो। अच्छा, उसके बाद मैं बताता हूँ मैकडी। इसको बाद लोग मैक्ड बोल देते हैं, सीधा मैक्ड, लेकिन ये मैक्ड नहीं है, इट्स ए मैकडी, मैकडी। ठीक है, ये मैकडी इंडिकेटर लगा दिया। अच्छा, अब मैकडी से हमें यहाँ पे एक सिग्नल मिल रहा है इसके ऊपर, यूरो यूएसडी के ऊपर, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं क्या मिल रहा है, क्योंकि अभी हमें इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई हुई। सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है, हमें मैकडी हमें सिग्नल दे रहा है एक अच्छा सा। अच्छा, ठीक है, तो ये मैकडी है। इस मैकडी के ऊपर ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइन्स हैं, ये वाली जो जैसे ऊपर नीचे जैसे ऑडियो नहीं चल रही होती, ऑडियो की जो बीट्स होती हैं, ऑडियो बीट्स, साउंड बीट्स, एक ऐसी लाइनें हैं, ये दो लाइनें ये ऐसी हैं, मतलब कि जैसे मूविंग एवरेज जैसे मैंने लगाई होती वैसे रेंडमली लाइन मूव कर रही हैं। ये जो ग्रीन लाइन होती है ना, ये ब्लू लाइन होती है, अगर ये चल रही हो जी दूसरे हमारे ये रेड लाइन से ऊपर हो ब्लू लाइन, तो समझे जो ट्रेंड चल रहा है, जो हमें मैग इशारा कर रहा है, मैग डी में इशारा कर रहा है, वो मुझे इशारा कर रहा है कि इस वक्त ट्रेंड बाय का है। और जब ये जो रेड लाइन है ये अप हो इससे ब्लू लाइन से, तो ये हमें इशारा कर रही होती है कि ट्रेंड इस वक्त डाउन का है, बीरिश ट्रेंड है। ठीक है, जैसे कि इस वक्त ट्रेंड बीरिश का चल रहा है, ये देखें आप, पिछला ट्रेंड बीरिश का चल रहा है, और यहाँ पे भी मैग की जो लाइन है वो बीरिश की है। अब देखें, अगर यहाँ पे एक सिग्नल में मिला था कि अगर इस पॉइंट के ऊपर आप आए, इस पॉइंट के ऊपर, जैसे मेरा यहाँ पे एरो है, तो जरा मैं बड़ा करता हूँ इसको, प्रॉपर्टीज में क्या है, अच्छा ये देखें जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इस लेवल के ऊपर अब अगर देखें, हमें यहाँ से एक सिग्नल मिला था। एक तो ये देखें कि ये 0 0 लेवल जो है ना, इस लेवल को बोलते हैं, इसी पे ये होती हैं आपकी ये क्या से बोलते हैं, ये जो साउंड बीट्स ही होती हैं, या वॉल्यूम इसको आप कह सकते हैं। ये वॉल्यूम एक्चुअली में शो कराता है, ये वॉल्यूम बताता है मैं कि इस वक्त वॉल्यूम ये है। ठीक है, तो इस वक्त अगर आप देखें वॉल्यूम बताता है, और ट्रेंड भी बताता है, ये इसके, इसे कहते हैं हिस्टोग्राम। जी इसको ये मैं ट्रेंड बताता है एक्चुअली, जो ट्रेंड की इस वक्त रेशो ये है। ठीक है, ट्रेंड इस वक्त कितना बूस्ट के अंदर है। आप अगर यहाँ पे देखें तो बाइक की कितना लंबा बाइक है, और यहाँ पे ये इसकी जो बनी है ये साउंड बीट से आप कह लें, जो मर्जी आप कह लें, ये भी देखें, ये भी कितनी बड़ी बनी हुई है, कितनी लॉन्ग बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें इस जगह पे, मैं इस पॉइंट के ऊपर आके रख दिया मैंने इसको। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आप देखें, ये कैंडल नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गई। क्लोज होने, याद रखें मैकडी से हमें सिग्नल तब मिलता है जब एक कैंडल क्लोज हो जाए। अगर एक कैंडल रनिंग के अंदर है, ठीक है, कैंडल रनिंग के अंदर, आप उसी वक्त इसके ऊपर सिग्नल प्लेस कर दोगे, अपनी ट्रेड लगा दोगे, तो वो आपको ट्रेड आपको उतना एक्यूरेसी नहीं देगी। जब एक कैंडल क्लोज हो जाएगी और मैकडी आपको कंफर्मेशन दे देगा, जैसे यहाँ पे देखें कि मैकडी की जो है यहाँ पे टच हो गई है, यहाँ पे देखें मैकडी टच हो गई है, ये जो क्रॉस ओवर हो गया, इसको बोलते हैं क्रॉस ओवर, क्रॉस कर लिया। पहले बाय ने सेल को क्रॉस किया हुआ था, अब सेल ने बाय को क्रॉस कर दिया, मतलब कि अब सेलर्स मार्केट के अंदर आ गए हैं, और सेलर्स ने बायर्स को क्रॉस कर दिया, ऊपर हो गई है। देखिए ना, सेलर्स की जो लाइन है, जो रेड लाइन है, वो बायर्स के ऊपर हो गई है, मतलब कि अब सेलर पावर के अंदर है। उसी वक्त यहाँ पे देखिएगा एक रेड, एक यहाँ पे बड़ी एक मारो बोजो टाइप कैंडल बनी हुई थी, ये देखिए मारो बोजो टाइप कैंडल है, ये जो रेड वाली कैंडल है,
बेरिश कैंडल, मारूबुजो टाइप कैंडल बनी हुई थी और उसी टाइम ये बन गया। अब अगली कैंडल के ऊपर अगर आप चाहते तो आप सेल की ट्रेड लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें मूविंग एवरेज का सहारा लेना पड़ना था, और हमें मूविंग एवरेज का सहारा लेना जरूरी भी है, तभी हम पूरी कंफर्मेशन अपनी कर सकते हैं और अच्छा टीपी और अपना अच्छा एसएल दे सकते हैं। अब एक और बात कि लाजमी नहीं कि ये क्रॉस ओवर्स को करे तो ही अपने बाइक या सेल की ट्रेड लगानी है। जब आपका जो क्या सा नाम है, आपकी जो प्राइस है, जिस वक्त भी जो भी आपकी प्राइस चल रही है, आप अगर वहां पे अपना बाय या सेल का सिग्नल लगाना चाहते हैं या ऑर्डर लगाना चाहते हैं, तो आपको एक बात ज़हन में होनी चाहिए कि अगर आप सेल की ट्रेड लगा रहे हो, मैकडी को देखते हुए, मैकडी को देखते हुए अगर आप सेल की ट्रेड लगाना चाहते हो, तो आपकी ये जो लाइनें हैं, जो इनको एक्चुअली मूविंग एवरेज बोलते हैं, ये मैकडी की जो लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें जो हैं वो ये 0 0 लेवल, इस लेवल को बोलते हैं 0 0 लेवल, ये वाला जो लेवल है जिसके ऊपर ये बने हुए हैं आपके, ये 0 0 लेवल है, इस लेवल से ऊपर होना चाहिए, ये लाइनें इसके ऊपर होनी चाहिए, जितनी ज्यादा ऊपर होंगी उतना ही बेस्ट है। ठीक है, जितनी ज्यादा ऊपर होंगी उतनी ज्यादा बेस्ट है, वहां पे जाकर क्रॉस ओवर बनता है तो इतनी ज्यादा आपको एक्यूरेसी मिलेगी। और सेम ऑन दी अदर हैंड बाय के लिए भी ऐसे ही है, ये देखिए यहाँ पे बाइक बना, ट्रेड बनी और यहाँ पे ऊपर चला गया, मार्केट चल ऊपर जाना शुरू हो गई। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इसकी एक स्ट्रेटेजी बताता चलूँ आपको, इसके बाद मैं आपको फिबोनाची थोड़ा बहुत बताऊंगा और आरएसए के बारे में बताऊंगा। आरएसए के बारे में मेरे ख्याल में आपको पता ही होगा सारा कि आरएसए क्या चीज़ है, इसके बारे में मेरे ख्याल में आपको नहीं जानने की जरूरत। ये मैकडी की जो वैल्यूज है ना, ये वाली, इसको आपने नहीं छेड़ना है, बाई डिफॉल्ट रहने दिया करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाई डिफॉल्ट ही आप रहने दें। ठीक है, अच्छा जी, अब एक स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ आपको मैं। इस स्ट्रेटेजी के अंदर दो इंडिकेटर यूज होंगे, इस स्ट्रेटेजी के अंदर दो इंडिकेटर यूज होंगे। मैं जरा यहाँ पे आपको इसके ऊपर समझा दूँ नोट पैड के ऊपर, ताकि आप अपने ज़हन नशीर में बातें कर लें। स्ट्रेटेजी का नाम क्या है जी? मैक्ड प्लस मूविंग एवरेज प्लस आप कर लो, क्या कर लो जी, फिबोनाची। इसको फिबो बोलते हैं, फिबोनाची बोल लो, जो मर्जी कर लो आप। ठीक है, फिबोनाची में स्पेलिंग भूल गया इसके, जो भी है वट एवर है, फिबोनाची। ठीक है, ये तीन इंडिकेटर इस स्ट्रेटेजी के अंदर यूज होंगे। स्ट्रेटेजी का नाम रख लो 30 पिप प्रॉफिट स्ट्रेटेजी। ठीक है, टाइम फ्रेम यूज होता है इसके लिए, जो प्रेफर्ड टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेफर्ड टाइम फ्रेम होता है ना, कि जिस टाइम फ्रेम के अंदर इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, वो टाइम फ्रेम इसका 1H या H1 है, जो वट एवर आप कहें, कि ये 1 घंटे का चार्ट है, वो ज्यादा इसके लिए प्रेफरेबल है। मैकडी, मूविंग एवरेज और फिबोनाची, ये तीन टूल इसके अंदर, तीन इंडिकेटर्स इसके अंदर यूज होंगे। अच्छा जी, स्ट्रेटेजी किस वक्त आपको बेहतर इंडिकेशन देगी जी? जिस टाइम न्यूज ना आनी हो, कोई भी फंडामेंटल न्यूज ना आनी हो उस वक्त। ठीक है, जब कोई फंडामेंटल आ रही है तो उस वक्त आप स्ट्रेटेजी को नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, बेशक टाइम फ्रेम जो मर्जी है, रात के 3 बजे हमें आप स्ट्रेटेजी को लगाएं अगर आपको इससे कोई सिग्नल मिलता है तो। ठीक है, पेयर कौन सा चूज करना है जी? कोई भी पेयर जो तेज हो, मतलब कि मूवमेंट तेज हो बट स्प्रेड कम हो, जैसे यूरो यूएसडी या यूरो जेपीवाई है, इनकी जो यूरो कैड हो गया, इनके स्प्रेड इतने ज्यादा भी नहीं होते, लेकिन मूवमेंट तेज होती है इनकी। ठीक है, तो आप इन पेयर के ऊपर कर सकते हो। ये भी जो यूएसडी इसके ऊपर कर सकते हो, जैसे यूरो यूएसडी, यूरो जेपीवाई, ETC। यार आपको खुद ही पता होना चाहिए कि कौन से पेयर तेज हैं और किसकी स्प्रेड कम है। ठीक है, स्प्रेड अगर ब्रोकर आपको बता देता है कि इस वक्त वो उतनी स्प्रेड चार्ज कर रहा है, तो जिसके ऊपर स्प्रेड कम आ रही हो और मूवमेंट तेज हो, आप उसके ऊपर ये लगाएं, ये स्ट्रेटजी लगाएं। अच्छा जी, इसके बाद प्रीकॉशन क्या है जी? प्रीकॉशन, भाई ये प्रीकॉशन है। अच्छा, अब मैं स्ट्रेटजी आपको लगा के दिखाता हूँ। अच्छा, अब आपने देखा जी, यहाँ पे आपने ये ले लिया, ये मैकडी का आपके सामने इस वक्त चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, मैकडी का चार्ट खुला हुआ है, सॉरी मैकडी मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ, चार्ट यूरो खुला हुआ है। आपने एक इंडिकेटर लगाना है, मूविंग एवरेज, आपने 3 मूविंग एवरेजेस लेनी है, 3, एक नहीं 3, 1 2
3, ये मैंने 3 दफा मूविंग एवरेज के ऊपर क्लिक किया तो 3 मूविंग एवरेजेस यहाँ पे आ गई हैं। ये देखें, ये 3 मूविंग एवरेजेस यहाँ पे लग चुकी हैं। अच्छा, पहली मूविंग एवरेज उसका अपने कर दें जी, H1 का चार्ट है, आप कर दें 12 पहले की। कलर उसका यही रहने दें, स्टाइल आप थोड़ा सा मोटा कर दें। ओके जी, ये जो ब्लू लाइन है ये आपकी हो गई है जी 12 की मूविंग एवरेज। नेक्स्ट मूविंग एवरेज आप करें, अगर पहली 12 की है तो आप दूसरी करेंगे जी 25 की। ठीक है, इसका कलर चेंज कर दें। तीसरी मूविंग एवरेज इसको ऐसे रहने दें, लेकिन इसका जो टाइम फ्रेम है वो आप 50 कर दें। कलर चेंज करके आप इसका कोई भी कलर कर दें, पर्पल कलर कर दें, चलें। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, ये मैंने चार्ट खोल लिया है, यूरो जो मेरे सामने किसी चार्ट खुला हुआ है। अब चार्ट हमें इंडिकेशन क्या देगा, याद रखें, जब भी हर दफा नहीं लेकिन ज्यादातर मैं पीछे लेके आता हूँ मार्केट को थोड़ा, कोई और। अच्छा, ये मैंने इस वक्त लगा दिया जी, क्या सा नाम है अपना, इंडिकेटर लगा दिए, मैकडी का इंडिकेटर लगाया और एक मूविंग एवरेज, 3 मैंने मूविंग एवरेज लगाई है H1 के चार्ट के ऊपर। ठीक है, H1 के चार्ट के ऊपर मैंने 3 मूविंग एवरेजेस लगा दिए हैं। अब शर्त क्या है इसकी, इसकी जो हमें सिग्नल कैसे मिलेगा इससे, और हमने क्या टीपी देना है, क्या एसएल देना है, वो भी चलो आपको मैं बताता चलो। हमने सबसे पहले देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, जो ट्रेंड के अंदर मुख्तलिफ मूविंग एवरेजेस बन रही हैं वो कौन कौन सी बन रही हैं, एक बात हो गई। अच्छा, अब हमें सिग्नल कैसे मिलेगा, याद रखें, जब भी, जैसे आप यहाँ पे देख लें, जब भी जो ये ब्लू लाइन है जो 12 की मूविंग एवरेज है, जो 12 की मूविंग एवरेज है वो 25 और 50 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके निकल जाएगी। यहाँ से इसने क्रॉस कर दिया, जब भी क्रॉस करके निकल जाएगी, तोड़ के चली जाएगी वो उसको, दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया उसने। और ऑन दी अदर हैंड उसके नीचे जो मैकडी का लगा हुआ है इंडिकेटर, वो भी हमें वहां से सेल की इंडिकेशन दे। जैसे देखें यहाँ पे सेल इंडिकेशन पहले दे दी इसने, मैकडी ने सेल की इंडिकेशन यहाँ पे दे दी कि क्रॉस ओवर मैकडी का बन गया। लेकिन उसके बाद हमें वेट करना होगा कि अब ये जो 12 की मूविंग एवरेज है H1 के चार्ट के ऊपर, ये भी इन दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करे। इसने यहाँ पे क्रॉस नहीं किया हुआ, इस लेवल पे देखें तो यहाँ पे देखें कि आपका जो ये मैकडी ने क्रॉस कर लिया यहाँ पे, लेकिन मूविंग एवरेज आगे आगे क्लोज हुई, आगे आगे इसने क्रॉस ओवर किया। तो जैसे ही वो क्रॉस ओवर करेगी तो अगली कैंडल जो भी कैंडल चल रही होगी उसकी कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर आपने लगाना है, क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि मूविंग एवरेज जब क्रॉस ओवर कर देती है लेकिन कैंडल जो है वो क्लोज नहीं हुई होती, तो बाद में ऊपर चली जाती है, ऊपर भी जा सकती है। तो फिर जो मूविंग एवरेज है वो दोबारा ऊपर चली जाती है, मतलब कि वो फिर उसी जो ट्रेंड के साथ चलना शुरू कर देती है, तो आपको फिर उसका प्रॉपर ब्रेकआउट सिग्नल नहीं मिलता। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्लोज किया, जैसे इस कैंडल के ऊपर इसने क्लोज कर दिया, ये कैंडल क्लोज हो गई है, तो ये ट्रेंड में डाउन का शो करा रहा है, मैगडी के ट्रेंड डाउन है। ठीक है, इसने भी सेलर को प्रेफर किया मैगडी ने कि इस वक्त सेलर्स जो हैं वो ज्यादा प्रेशर के अंदर है, ज्यादा मतलब प्रेशर के अंदर नहीं, ज्यादा पावर के अंदर है। तो इसने भी जो मूविंग एवरेज है उसने भी इन दोनों मूवी जो 12 की मूविंग एवरेज थी उसने भी इन दोनों को तोड़ दिया, इन दोनों को ब्रेकआउट कर दिया उन्होंने, उसने कर दिया। तो यहाँ पे आके ये जो लेवल है इसके ऊपर आके आप अपना एक सेल का सिग्नल लगा सकते हो, एक सेल का सिग्नल आपने लगाना है यहाँ पे। ठीक है, इस लेवल के ऊपर मैं जा रहा यहाँ पे लगा दूं ट्रेंड लाइन, हो सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूं। कौन सा लेवल था जी, किधर गया, ये प्राइस है आपकी, इसके ऊपर आप अगर लगा दो अपना सेल का ऑर्डर, अपने सेल प्लेस कर दिया इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर। ये नहीं कि यहाँ पे क्लोज किया तो आप इधर ही लगा दो, नहीं, जब वो कैंडल जो ऑन गोइंग कैंडल है वो जब क्लोज होगी तो क्लोजिंग के ऊपर आपने लगाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर लगाना है। रनिंग कैंडल जो कैंडल जिसका भी टाइम रहता है, जैसे ये कैंडल चल रही है इसका भी 7 मिनट रहते हैं क्लोज होने पे इसको,
ये जो भी एक H1 की कैंडल चल रही है, इसको 7.18 रहते हैं क्लोज होने में। तो आपने क्लोजिंग का वेट करना है, ये नहीं कि धड़ाधड़ आप ऐसे अपने आपको इसने भी क्रॉस किया, इसने भी क्रॉस किया, आप धड़ाधड़ इसको लगा दो, नहीं। कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, कैंडल एक बार क्लोज हो जाए तो अगली कैंडल जब जैसी ओपनिंग होगी अपने फौरन ऑर्डर लगा देना है, ठीक है। ये अपनी चीज मद्देनजर रखनी है। अच्छा, जब टीपी क्या रखना है, टीपी इसका आप रखें ना रखें, मैनुअली ये करें ज्यादा बेहतर है। मैनुअली कैसे, मतलब मैनुअली आपने ये करना है कि जब दोबारा ये जो आपकी जो कैंडल है, जो सॉरी मूविंग एवरेज है, ये जब मूविंग एवरेज है दोबारा, या तो आप ऐसा कर लें कि जब आपके जो मैगडी के अंदर जो जो ग्रीन लाइन है वो दोबारा रेड को क्रॉस करे, जैसे यहाँ पे आके दोबारा रेड को क्रॉस कर दिया है और बायर्स आ गए मार्केट में, या तो आप ऐसा करें कि यहाँ पे इसको क्लोज कर दें, ठीक है, उस लेवल के ऊपर जो उस वक्त प्राइस चल रही होगी, जब मैगडी ने क्रॉस ओवर कर दिया दोबारा बाय का, यहाँ तो आप उस पर क्लोज कर दें। ये तो पहला है, तो पहली शर्त ये है कि आप इस पे बेशक क्लोज कर दें। दूसरी शर्त इस पे क्या है, दूसरी ये कि अगर आप इस पे नहीं चाहते क्लोज करना, जैसे देखें यहाँ पे क्लोज तो कर दिया है, लेकिन मार्केट फिर यानी कि उसके बाद फिर नीचे आ गई, थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट फिर नीचे आ गई है, ठीक है। ये थोड़ा रिस्की हो जाता है यहाँ पे कि अगर आपको मैकडी जो है वो दोबारा बायर्स को ले आए मार्केट के अंदर, बायर दोबारा मार्केट के अंदर आ गए, लेकिन फिर भी आप वेट करो कि यार चलो क्या पता फिर मार्केट थोड़ा नीचे चली जाए, थोड़ा रिस्की हो जाता है बाजू का। लेकिन आप फिर भी चल रहे हैं तो क्योंकि ओवरऑल द प्रॉफिट के अंदर ही हो ना, यहाँ पे मार्केट आती है प्रॉफिट के अंदर हो, तो आपने क्लोज कब करना है ये ट्रेड, जो मैं ज्यादा करता रहता हूँ कि जब आपकी जो जो ये ब्लू लाइन है वो दोबारा इन दोनों मूविंग एवरेजेस को, ये दोनों मूविंग एवरेजेस हैं, इनको अगर नीचे से आके दोबारा क्रॉस करके ऊपर को चली जाए, जैसे यहाँ पे ऊपर से क्रॉस करके नीचे को आई, जब दोबारा ये क्रॉस करके ऊपर को चली जाए और ऑन दी अदर हैंड नीचे आपको मैक डी जो है वो बायर्स को ले जाए मार्केट के अंदर, जैसे यहाँ पे देखें बायर इसने मार्केट को यहाँ पे क्रॉस ओवर किया, तोड़ा मार्केट इसने मूविंग एवरेज ने इन दोनों को लेवल्स को, इन दोनों मूविंग एवरेज को यहाँ पे तोड़ा, और नीचे मैक डी भी बाय का हमें इंडिकेशन दे रहा है। तो आप यहाँ पे क्लोज करते हैं इसको, अपनी शेयर की ट्रेड को क्लोज करते हैं उसी वक्त ही, और बाय की ट्रेड अगली मूविंग एवरेज के ऊपर बाय की ट्रेड लगा दें, ठीक है। अगली मूविंग एवरेज के ऊपर बाय की ट्रेड लगा दें आप, ठीक हो गया। गॉट इट, समझ आ गई आपको। अच्छा, तो ये आपने बाय की ट्रेड यहाँ पे लगा दी। अब बाय की ट्रेड एक तो यहाँ पे आपका टीपी यहाँ पे आपने लिखा हुआ था, तो ये इधर आपका एक टीपी हिट हुआ पहला, ये है एक्चुअली ग्रिड, ये ऑन गोइंग स्ट्रेटजी है, ये नहीं कि आपने एक दफा लगा ली अगला सिग्नल आपको कि मैं अगले पे नहीं कर रहा उससे अगला मैं करूंगा, ये आपको जैसे जैसे क्लोज होती जाएगी यानी कि क्रॉस ओवर होता जाएगा वैसे वैसे आपने ट्रेड लगाती जाना है इसके ऊपर, जब आपको एक अच्छा सिग्नल मिले। तो ये नहीं कि हर बार ही क्रॉस ओवर बहुत होते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी हो रहा है, क्रॉस ओवर बहुत होते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन आपने अपने रिस्क के हिसाब से कि आपके नहीं जितना आपका रिस्क हो वही आपने लगाना है। अच्छा, ये तो जी यहाँ पे देखें क्रॉस ओवर पहला बना, एक टीपी मारा हिट हुआ। अब दूसरा देखते हैं जी, यहाँ पे इसने मार्केट को ऊपर क्रॉस किया, यहाँ पे नीचे देखें मैग कर रहा है, यहाँ पे पंगेबाजी कर रहा है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है टू बी सेफ आप चाहें तो आप कर सकते हैं, जब सेलर मैग में शो कराए कि ये अब सेलर मार्केट के अंदर आके वहां पे भी अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। अब अगर आपने यहाँ पे बाय की ट्रेड लगाई होती, यहाँ पे क्लोज करते आपको काफी प्रॉफिट था, तकरीबन कोई ये 860 प्राइस चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे आगे आपकी चल रही है जी 940, तकरीबन 3 पीरियड, तो आपको 80 बिप का फायदा यहाँ पे हो जाना था अगर आप ट्रेड लगाई होती तो। खैर, अच्छा अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पे देखें ब्लू लाइन ने पहले रेड को क्रॉस किया, यानी कि 12 की मूविंग एवरेज पहले इसको क्रॉस किया और उसी के बाद इसको क्रॉस कर दिया, ये जो है हमारी रेड, जो सॉरी पिंक पिंक कलर की है। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि जब ये दोनों कैंडल्स को क्रॉस करे ना, उस वक्त जो ऑन गोइंग मूविंग एवरेज है आपने उसको देखना है, उसको आपने देखना है, ये मैंने को पहले प्रायोरिटी बताई है। लेकिन आप अगर नीचे भी देखें मैग्ड को देखें, तो मैग्ड के अंदर तो बायर्स आए हुए हैं ना, मैग्ड तो मैं बायर्स का इशारा कर रहा है, यहाँ पे देखिए बाय का इशारा कर रहा है मैग्डी, तो इधर उसी उसी के नीचे मैग्डी बाय का इशारा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है उसने सेल की, उसने एक बीरिश ट्रेंड या बीरिश ट्रेंड का यहाँ पे हमें सिग्नल दिया है। तो आपको यहाँ पे कोई सिग्नल मिलता ही नहीं है, अगर आप देखें तो मैग्डी तो आपस में टच हुआ हुआ है, यहाँ पे देखें टच हुआ हुआ है, तो आप कैसे एक सेल का सिग्नल लगाएंगे। ये दोनों चीजें होना जरूरी है कि एक तो कैंडल क्लोज हो इससे नीचे, अगर आपने यहाँ पे सेल की ट्रेड लगानी थी तो आपकी ये वाली कैंडल जो है जहाँ पे ये क्रॉस ओवर बन रहा है, यानी कि यहाँ पे ये जो ब्लू कैंडल है ये इन दोनों कैंडल्स को ब्रेक करके नीचे आ रही है, उसी की जो कैंडल है जो उस वक्त जो ऑनगोइंग कैंडल चल रही है H1 की, उसकी जो क्लोजिंग है वो इन मूविंग एवरेज सारी मूविंग एवरेज से नीचे होनी चाहिए। अगर कहीं यहाँ पे अगर क्लोज हुई होती तो फिर ये मैकडी ने भी इशारा कर देना था कि अब मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो ये रेड की जो लाइन है जो सेलर्स है उन्होंने इसके ऊपर आ जाना था ये ग्रीन के ऊपर, तो आप यहाँ पे सेल की ट्रेड लगा देते,
ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमें मिला नहीं, तो हम इसलिए बाई की ट्रेड शेयर की ट्रेड नहीं लगाएंगे। यहाँ पे देखें नीचे आके दोबारा क्रॉस कर दिया, यहाँ पे देखें क्रॉस कर दिया मार्केट ने, यहाँ पे इधर आके दोनों इसी मूविंग एवरेज ने दोनों मूविंग एवरेज को दोबारा क्रॉस ओवर किया। ऑन दी अदर हैंड नीचे में मार्केट ये मैगडी ने इशारा किया हुआ था बाय का, क्योंकि इसके ऊपर ये जो ग्रीन है ये ऊपर है, ये सेलर के ऊपर है। तो जहाँ पे आप बाय की एक शॉर्ट टर्म की ट्रेड लगाते, इधर आपने ट्रेड लगाई, ये 800 सॉरी 986 की प्राइस है, इधर आपने सेल की ट्रेड लगाई, ठीक है। यहाँ पे आके क्रॉसओवर बन गया, यहाँ इधर ही आके ये देखें इस प्राइस के ऊपर मैगडी ने क्रॉस कर दिया रेड को, तो यहाँ पे जिग जैग होना शुरू कर दी, कौन सी ये दोनों आपस में मिलना शुरू कर दिया। तो आप यहाँ पे जब ऐसे मिले, तो मैंने आपको पहले बताया कि टू बी रिस्क फ्री के आप रिस्क नहीं लेना चाहते, ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं करना चाहते। जब भी ये मैगडी आपस में दोबारा टच करे आपस में, तो आप उस वक्त अपनी ट्रेड क्लोज कर दो। यहाँ पे आपने लगाया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे आके टच किया इस लेवल के ऊपर आके, तो आप उसको क्लोज कर दो। ये देखें ये 885 है, और इस लेवल के ऊपर आके जी मार्केट 1020 है, मतलब कि 35 पिप का सिग्नल, आप 35 पिप टीपी आपका यहाँ पे हिट हो गया। ओके, अच्छा अब आप यहाँ पे देखें इस प्राइस के ऊपर आके ये जो लेवल है, ये लेवल है, इसके ऊपर आके दोबारा मार्केट ये जो 12 की मूविंग एवरेज है वो क्रॉस कर रही है, इन दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है ना, यहाँ पे क्रॉस किया। ऑन दी अदर हैंड ये पीछे जो है मैगडी हमें सेल का इशारा करता आ रहा है, ये पीछे में सेल का सिग्नल देता आ रहा है, ठीक है। तो आप उसी वक्त सेल की ट्रेड लगा दो, यहाँ पे शेयर की ट्रेड आप यहाँ पे लगा दो। जैसे ये क्रॉस ओवर करे मूविंग एवरेज नीचे क्लोज हो, उसके सॉरी कैंडल क्लोज हो नीचे डाउन के लिए, अब बाई की ट्रेड के लिए आपको मूविंग एवरेज ऊपर क्लोज होना जरूरी है, और शेयर की ट्रेड के लिए कैंडल जो कैंडल है नीचे क्लोज होना जरूरी है, तो ये आप करेंगे। क्लोज अब ऐसी हुई आपने अगली ट्रेड लगा दी, अब अगली ट्रेड के बाद ये देखें फिर यहाँ पे आके इस प्राइस के ऊपर आके दोबारा जो हुआ इसका मैगडी ने दोबारा क्रॉस किया इस लेवल को, तो आपने यहाँ पे क्लोज कर दी। जैसे लेट्स सपोज आपका ऑर्डर लगा इस प्राइस के ऊपर 1000 पूरे यानी कि 1.1000 के ऊपर, और इधर आके आपकी दोबारा हो गई आपकी ये क्रॉस हो गया, तो 30 पिप आपको इस सिग्नल से भी मिल गए। मिलने तो खैर अब ऐसे देखने को तो बहुत आसान लग रही है, ऐसे देखने को तो लग रही है कि इतनी आसान स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये इतनी आसान भी नहीं है, ठीक है। जब रियल पे लगाएंगे तो आपको पता चलेगा ये आसान है या मुश्किल है, ये इतनी आसान नहीं है जितनी आपको लग रही है, जितनी मैं समझा रहा हूँ इतनी ये आसान नहीं है, ठीक है। जब ये लाइव मार्केट के अंदर आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आसान है कि ये मुश्किल है, ठीक है। अब ऐसे ये देखें, अभी करंट को देखें, करंट मार्केट को देखें, छोड़ें सारी चीजें, करंट मार्केट को देखें। अब देखें जी ये मार्केट की ये दोनों लाइनें हैं, अब यहाँ पे आप देखें आप तो ये जो ब्लू लाइन है जो 12 की मूविंग एवरेज है, H1 के चार्ट के अंदर उसने इन दोनों को ब्रेकआउट कर दिया, उसने ब्रेकआउट कर दिया दोनों मूविंग एवरेज को। यहाँ पे मैगडी जो है उसके ऊपर भी सेलर का प्रेशर है, मतलब कि सेलर जो पावर के अंदर है, तो क्या मतलब हम सेल की ट्रेड लगा दें? नहीं, क्यों? मैंने आपको पहले कहा था कि शेयर की ट्रेड लगाने के लिए आपका जो ये लाइनें हैं यहाँ पे जो चल रही हो, वो जो 00 लेवल है, ये वाला जो 00 लेवल है इससे अप होना चाहिए, इससे अबव होना चाहिए, तो आप शेयर की ट्रेड लगाओगे, अदरवाइज आप नहीं लगाओगे, ठीक है। इससे अगर यहाँ पे होती, इस जगह पे मार्केट क्रॉस करती, यहाँ पे इस जगह पे आगे ऊपर क्रॉस करती, तो हम लाजमी लगाते शेयर की ट्रेड, लेकिन इस वक्त हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही। मैंने को कहा कि ये 00 लेवल से ऊपर होना चाहिए, ये लाइनें जो है मैकडी की ये ऊपर होनी चाहिए शेयर की ट्रेड लगाने के लिए, ऑन दी अदर हैंड बाय की ट्रेड लगाने के लिए ये नीचे होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे मैं किसी और पे को उठाता हूँ, AUD USD को मैंने उठा लिया। में ईशान भाई फिबोनाची का क्या कमाल है। फिबोनाची के संदर्भ में क्या कमाल है? अच्छा चलो वो बता देता हूँ मैं आपको, रुक जाए जरा। फिबोनाची एक्चुअली कमाल फिबोनाची का ये है, रुक जाए जरा, लेट्स सपोज फिबोनाची आपने लेनी है यहां से, ये देखें फिब रिट्रेसमेंट लिखा हुआ है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा लेट्स सपोज आपका यहाँ पे ये जो लेवल है, मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ऐसे रहने देता हूँ। आपका यहाँ पे आपको सेल की कंफर्म बाय की कंफर्मेशन मिली, ठीक है, इस जगह पे बाय कंफर्मेशन मिली, आपने बाय कर दिया मार्केट को, लेट्स सपोज
अब आप इसका चाह रहे हो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं है। एक मिनट का, फिबोनाची, एक्चुअली फिबोनाची किसी और स्ट्रेटेजी के अंदर मेरे मुंह से गलत निकल गया होगा। फिबोनाची स्ट्रेटेजी के अंदर यूज नहीं होगी, मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। इसके अंदर फिबोनाची थी नहीं, मैं पूरी तैयारी करके नहीं आता होता, और ना ही मुझे तैयारी करने का वो है, मैं तैयारी करके नहीं आता, मुझसे कोई भी चीज पूछे। फिबोनाची मैं फिर कहता हूँ सॉरी, मैं करता हूँ इस स्ट्रेटेजी के अंदर फिबोनाची का कोई अमल दखल नहीं है, ये मेरे मुंह से पहले निकल गया होगा, गलती बाई मिस्टेक मैंने कह दिया होगा। इस स्ट्रेटेजी के अंदर फिबोनाची यूज नहीं होगी, ठीक है। अब एसएल क्या देना है, ठीक है, आपने मुझे तो पूछा नहीं कि एसएल क्या देना है। एसएल वो देना है कि जब दोबारा लेट्स सपोज आपने यहाँ पे कोई ट्रेड लगा दी है, वो आपके नुकसान में जा रही है, ट्रेड आपको नुकसान में जा रही है, लेकिन लेट्स सपोज आपने बाय की ट्रेड लगाई हुई है, आपने यहाँ पे बाय की ट्रेड लगाई हुई है, लेकिन मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है, और ये जो रेड है, ये ग्रीन के ऊपर आ जाती है, लेकिन आप हैं भी लॉस के अंदर उस वक्त, तो आप उस वक्त क्लोज कर दें मार्केट को, ठीक है, अपने लॉस का क्लोज कर दें मैनुअली। इतना ज्यादा लॉस आपको नहीं होगा, थोड़ा ही लॉस होगा, ज्यादा लॉस नहीं होगा आपको, ठीक है। मैनुअली कर रहा है, टीपी भी आपका इसके अंदर मैनुअली, कोई फिक्स टीपी नहीं है, और एसएल भी आपका मैनुअली है। मैनुअली समझते हैं ना, तो आप मार्केट के ऊपर बैठे हैं, वो देख रहे हैं बार बार, और तो जब आपकी ये क्रॉस ओवर, ये मूविंग एवरेज क्रॉस कर जाए, मैगडी भी क्रॉस कर जाए, तो आप उस वक्त अपना जो बाई की ट्रेड, जो भी सेल की ट्रेड, जो भी सिग्नल मिल रहा है, आप उसको लगा लो। जब अगली ये टच करे, तो उस वक्त आप ऑर्डर को क्लोज कर दो, नो मैटर वो प्रॉफिट के अंदर या लॉस के अंदर, आप उसको क्लोज कर दो, ठीक है। तो समझ आई, या आप किसी को इस स्ट्रेटेजी के बारे में किसी से सवाल करना तो कर ले भाई, अपना माइक एक बार करके ऑन करते जाएं और सवाल कर ले। बल्कि मैं देखता हूँ माइक किसी का ऑफ तो नहीं है, जिसका ऑफ है मैं ऑन कर देता हूँ। मैं माइक सबके ऑन कर रहा हूँ एक करके, तो आप अपना सवाल कर लीजिएगा। आप सवाल कर सकते हैं अपना। ईशान भाई, अगर बाय का सिग्नल मिल रहा हो एमएससीडी और मूविंग एवरेज दोनों से, तो जीरो से ऊपर होना चाहिए, और अगर सेल का मिल रहा हो तो जीरो से नीचे होना चाहिए। आवाज सही नहीं आ रही, दोबारा बोलो कि बात सही नहीं आ रही, अब बोले जरा। मैंने कहा, अब देखें अब आ रही है सही? हाँ जी, आ रही है। जी, मैंने ईशान भाई ये पूछा है, अगर बाय का सिग्नल मिल रहा हो, हम्म। मूविंग एवरेज क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाए, तो एमएससीडी को जीरो से ऊपर होना चाहिए ना, और अगर हमें सेल का नहीं नहीं सिग्नल नहीं मिल रहा हो नहीं, तो एमएससीडी एमएससीडी को को जीरो जीरो से से नीचे नीचे होना होना चाहिए, ये चाहिए, कहा है आपने? एमएससीडी को जीरो से नीचे होना चाहिए, जो इसकी अच्छी बाय, कंफर्मेशन यही है, अच्छा, ठीक है। इसका और सेल के जो उसमें ऊपर होना चाहिए जीरो से? है, वो सेल के लिए ऊपर होना चाहिए, सेल के लिए अगर आप सेल करना चाह रहे हो तो फिर ऊपर, ऊपर होना चाहिए, बाय के लिए नीचे होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी बाय अगर का यहाँ पे जीरो से, भी कर सकते हो, ठीक है। अगर उसके ऊपर भी है ना, जहाँ पे भी है, तो आप तब भी कर सकते हो। जैसे ये देखें यहाँ पे, ये इस लेवल के ऊपर आप देखें, ये देखें, तो इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट तो हो गया, मूविंग एवरेज ब्रेकआउट तो कर दिया है, लेकिन जो इनकी लाइनें हैं, ये जो मैगडी की लाइन है, ये इस वक्त 0-0-11 के ऊपर है, तो इसलिए ये कंफर्मेशन है। अगर यही आपको मूविंग एवरेज यहाँ पे अगर क्रॉस करती है इस लेवल के ऊपर, तो ये काफी ऊपर चलेगी थी, जो हमारी मैगडी की लाइन से काफी ऊपर चलेगी, तो इसलिए आप बाकी ट्रेड यहाँ पे नहीं लगा सकते थे। सेल के लिए ऊपर होना चाहिए जीरो लेवल से, बाय के लिए नीचे होना चाहिए या इसके ऊपर होना चाहिए। अच्छा, किसी और ने सवाल करना हो? जिशान भाई, जी, एमएससीडी वाली जो लाइनें हैं, ये तो अलहदा बात है। ये जो साथ एक लाइन होती है, जो इसके साथ कौन सी एक लाइन? होती है, ये तो दो लाइनें हैं। हाँ, ये जो ब्लू और ऑरेंज लाइन है, ये तो एक लाइन होती है एमएससीडी इंडिकेटर में। आपको किसने कहा है? वो मेटाडेटा फोर के अंदर होती है, मैंने भाई बोला मेटाडेटा फोर के अंदर आपने नहीं करना, आपने इसके अंदर करना है। ये, अच्छा, मैं मेटाडेटा फोर के अंदर आपने कोई भी एनालिसिस अपना नहीं करना है, मैं खुद नहीं करता तो मैं आपको भी नहीं कहूंगा कि आप करो। मेटाडेटा फोर के अंदर आपने ठीक है, कोई भी एनालिसिस नहीं करना, आपने जो भी एनालिसिस करना है, ये जो वेबसाइट है, ये ट्रेडिंग वेबसाइट है, तो इसके ऊपर करना है। अगर फिर भी समझ ना आ रही हो, आप मेरी वेबसाइट के ऊपर आ हाँ जाए, जी,
फॉरेक्स चैम्प के ऊपर आप आ जाएं, ठीक है, वहां पे भी चार्ट्स जी हैं, वहां पे इसी का चार्ट है। मैं बता देता हूँ आपको, जो फॉरेक्स चैम्प के ऊपर आए, ये चार्ट की ऑप्शन अभी आ रही जी है आपको, चार्ट्स के ऊपर आए, जी जी। ठीक है, यहाँ पे देखें चार्ट खुल जाएगा, इधर भी चार्ट यही वाला चार्ट है, आप इधर खुल ये जाएगा, आप इधर, लाइव लाइव चार्ट चार्ट खुल जाएगा। हाँ जी लाइव। लाइव चार्ट खुलेगा, और इसी का ट्रेडिंग का चार्ट खुलेगा, अभी थोड़ी देर में खुल जाता है, जी ठीक है, ये देखें ये प्रोसेसिंग हो रही है, अभी खुल जाता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है, नो मैटर, ये देखें ये। ये डिफॉल्ट जो MACD है, ये डिफॉल्ट डिफॉल्ट इंडिकेटर मीन डिफॉल्ट सेटिंग है इसकी। इसकी सेटिंग को अपनी छेड़ना नहीं है, H1 के लिए अपनी सेटिंग को नहीं छेड़ना, और आपने ये स्ट्रेटेजी लिखानी भी H1 के लिए है, ठीक है। ठीक है, इसको आपने नहीं छेड़ना, जी क्योंकि ये टाइम फ्रेम के साथ निशान चलता है भाई जो, वैसे जी, निशान भाई वैसे MT4 के अंदर डबल लाइंस के साथ MACD आता नहीं है क्या, या आता है और आप यूज करने को फिर भी मना कर रहे हैं अज्ञात? एक्चुअली मेटाडेटा 4 के ऊपर, मैं आपको पहले बताऊं कि उसके ऊपर अगर लगा के ना आप यही इंडिकेटर लगाओ, तो आपको समझ कुछ नहीं आनी है, आपको यार क्या खिचड़ी मच गई यहाँ पे, आपको वहां पे समझ कुछ नहीं आएगी, सही सही। ठीक है, उसके ऊपर कुछ और तरीके से बना होता है, ये ट्रेड जो होती है कुछ, ये मैगडी में मैं वहां पे भी दिखा देता हूँ आपको मैं, उसके ऊपर ये मैगडी की लगे किसी और तरीके से, लेकिन मैं बताता हूँ वहां से आपको बाय का सिग्नल कैसे मिलेगा, सेल कैसे मिलेगा, उसके ऊपर भी मैं बता देता हूँ आपको, नो मैटर। जबरदस्त। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ जी, मैंने H1 का चार्ट खोला, ये मेरा एक रोबोट चल रहा है डेमो अकाउंट के ऊपर, इसकी मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ फिलहाल, लेकिन ये फिलहाल तो उसने लॉस ही दिया है, मैंने खुद बनाया है डेमो रोबोट, देखते हैं जी अब इंडिकेटर्स में क्या, मैंने यहाँ पे लिया ये मैगडी, ठीक है, डबल क्लिक किया, ओके कर दिया, अब यहाँ आप देखें कि ये वाला जो मैगडी है वो ऐसे है, ठीक है, जी। ऐसे है, अब समझ आ रही कुछ, हाँ जी। क्या समझ आ रही है, नहीं, इसमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा निशान भाई, जब तक आप नहीं बताएंगे। इसमें ये चीज़ है, ये देखें, जब ये लैंड जो है ना, ये वाली लैंड जो है, ठीक है, ये जो आपकी बार्स बनी हुई, ये बार बनी हुई है ना मुख्तलिफ ये वाली, इन बार से फासला लेकर थोड़ा सा निकल डाउन को जाएगी यहाँ से, तो आपका सेल का ट्रेंड चल रहा है, मार्केट के अंदर सेलर आ गए हैं, जब इधर कोई बाई की बनी नहीं हुई, जब ये देखें यहाँ पे कोई फासला नहीं बन रहा, यहाँ पे एक इनको तोड़ के ऊपर चली जाएगी, इसके ऊपर रहेगी, इसके ऊपर साथ टच करते करते ऊपर जाएगी, तो मार्केट के अंदर बाय का ट्रेंड आ गया। मैंने को फिर ही बताया, दोबारा पहले बताया हुआ है कि मैंने कभी इसके ऊपर एनालिसिस किए ही नहीं हुए, अपने इंडिकेटर मैंने इसके ऊपर लगाए ही नहीं हुए, ये बाय की ट्रेड है। तो यहाँ पे वाजे बन भी नहीं रहा, आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे वाजे तौर पे बन भी नहीं रहा जिस तरह आपने वहां बताया है। वहां पे देखें ना, आपको एक अच्छा एक्यूरेट मिलेगा, इजी, यहाँ पे इजी माहौल है, तो आपको क्यों इतना आपने सही आप बात है। मसले में डालने की कॉम्प्लिकेटेड होना की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है आपको सही। कॉम्प्लिकेटेड होने की, तो आप वही चीज करो ना जो आपको इजी लगे, अगर आपने सिग्नल लेना है ना, लाजमी तो नहीं कि आपने मतलब कि उसके ऊपर लेना है, आप इससे जनरेट करो, इजी जो आपको मिल जाए उससे आप जनरेट करो सिग्नल को, ठीक है। सही। अच्छा, अब मैं आपको आखिरी हमारी अपनी स्ट्रेटजी बता दूं फिबोनाची के बारे में, इसके बारे में किसी का सवाल है तो कर ले मुझसे कोई, क्लियर हो गया भाई। हैं, अच्छा, मूविंग एवरेज सिंपल यूज करनी है, सिंपल बिल्कुल सिंपल यूज मूविंग करनी है, जो एवरेज उसकी बाय डिफॉल्ट सिंपल। मूविंग एवरेज है, जो बाय डिफॉल्ट मूविंग एवरेज है बस वही करनी है आपने, एक्सपोनेंशियल या सिंपल जी वगैरह कोई नहीं करनी, जो है इसकी बाय डिफॉल्ट है वही करनी है, ना एक्सपोनेंशियल ना सिंपल है ना ईएमए ना एसएमए वट कुछ भी नहीं है, आपने जो इसकी बाय डिफॉल्ट लगी हुई है आपने वही करनी है। ट्रेडिंग व्यू की बात कर रहा हूँ, आपने सिर्फ ट्रेडिंग व्यू ऊपर चार्ट, ये जो चार्ट है ट्रेडिंग व्यू का ये वाला, आपने सिर्फ इसी के ऊपर हाँ जी अपनी एनालिसिस करनी है, इसी के ऊपर आपने अपने जो भी इंडिकेटर वो ये स्ट्रेटेजी इसी के ऊपर आपने लगानी है, ठीक है, समझ आइए आपको। हाँ जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको फिबोनाची का एक यूज बता दूं कि फिबोनाची क्या होती है। फिबोनाची एक्चुअली हमें बताती है कि मार्केट का टारगेट्स, कि मार्केट का अगला टारगेट क्या हो सकता है, मार्केट का स्टॉप लॉस अगर आपकी ट्रेड लगी हुई है तो वो क्या हो सकता है, मार्केट इस प्राइस से कितनी रिट्रेस हो सकती है, कितनी वापस आ सकती है, ये हमें फिबोनाची बताता है। अब मैं यहाँ पे फिबोनाची लेता हूँ, लेट्स सपोज ये देखें मार्केट यहाँ पे कितना ऊपर गई हुई है, यहाँ पे गई हुई ना ऊपर,
अब यहाँ मैं फिबोनाची लगाता हूँ, क्योंकि जब मार्केट इस प्राइस पे आके अगली कैंडल इसको क्रॉस किया था, ये जो पहली कैंडल H1 की यहाँ पे हुई थी क्लोज इधर इस प्राइस के ऊपर आके, तो मैंने फिबोनाची से ही सिर्फ फिबोनाची लगा के मैंने एक सिग्नल जनरेट किया था और उससे मुझे प्रॉफिट भी दिया था। मैं बताता हूँ अब आपको, यहाँ पे फिबो और रिट्रेसमेंट का ले लें आप। ये जो बॉडी है ना, जो मिनिमम बॉडी है, क्योंकि प्राइस अप जा रही है, अपने प्राइस के साथ लेके जाना है इसको, ठीक है। फिबोनाची को प्राइस के साथ लेकर जाना है, अगेंस्ट नहीं। प्राइस चल रही है, आप प्राइस के साथ ले इसको, ये लें जी, ये बॉडी है, इसके ऊपर आकर आप रख दें, इसको ऐसे रख दें, चले ये ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप देखें, एक मार्केट का असूल है, असूल नहीं, ये फिबोनाची एक बहुत अच्छा टूल है, ये इसको मार्केट मेकर्स ने बनाया हुआ है। मार्केट मेकर ये बहुत पुराना एक साइंसदान था, जिसका नाम था फिबोनाची इसका नाम था, उसने ये बनाया था तकरीबन कोई सन 1200-1100 के करीब करीब ना, उस वक्त उसने बनाया था इस टूल को। लेकिन उस वक्त ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए नहीं था, कोई मैथ मैथ के लिए यूज होता था ये टूल, लेकिन आज ये कल ये ट्रेडिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अब ये देखें, मार्केट ऊपर गई है, जब इसकी एक कैंडल जो है, अगली कैंडल, एक कैंडल बिलिश की बन गई है, अगली ये मुसलसल ये सारी कैंडल बाय की बनी हुई है, ठीक है। ये सारी कैंडल बुलिश कैंडल्स बनी हुई है, बड़ी बड़ी मारो बोजो टाइप, कुछ ऐसी टाइप कैंडल बनी हुई है, बड़ी बड़ी पावर कैंडल। लेकिन एक कैंडल आगे आगे एक बिलिश की कैंडल बन जाती है, कैंडल बिलिश की बन जाती है। यहाँ पे एक छोटी सी पिन बार बनी हुई है, ये एक छोटी सी पिन बार बनी हुई है यहाँ पे एक, ठीक है, और उससे अगली कैंडल डाउन की बन जाती है। तो आप क्या करें, ये फिबोनाची लें, इसको जो पिछला जो आपका लोअर लो है, अगर आप सेल की ट्रेड लगानी चाह रहे हो, पिछला लोअर लो से लेके अपने हायर तक उसको फिबोनाची को ड्रा करें, ठीक है। इसके ऊपर रख के बस आपने ड्रैग करते करते यहाँ पे ले जाना, ठीक है। यहाँ पे चली गई। अब आपने करना क्या है, आपने टीपी और स्टॉप लॉस चार देने हैं। टीपी आपने देना है जब इस प्राइस के ऊपर मार्केट आ गई है, अब आपने टीपी देना है, ये जो 0.23%, मतलब कि जो 23.6% का जो लेवल है, ये जो लेवल बता रही है कि आपने उस लेवल को अपना टीपी दे देना है। बस क्या कर देना है, टीपी दे देना है अपना। आपने यहाँ पे टीपी दे दिया। अब ये देखेंगे टीपी हिट, मार्केट हिट करवाया है, यहाँ पे करवाया कि नहीं करवाया। अच्छा, एक तो ये बात और होगी। अब इसी की मैं आपको एक और बताता चलूँ, एक और इसका सिग्नल कोई, पहला आपने टारगेट ये देना, अगर दूसरा हो सकते है तो आप 0.38 का भी दे सकते हैं, या 38.2 का भी दे सकते हैं। अच्छा, अब मैं जरा इसको रिमूव करके एक और इसका मैं सिग्नल जनरेट करवा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मार्केट दोबारा अप गई, ठीक है, लेकिन एक कैंडल और एक बेरिश की बन गई कैंडल, ठीक है, बेरिश की कैंडल बन गई। जब एक बेरिश की कैंडल बनेगी तो आपने इसको फिबोनाची का लगाना है। जब क्लोज हो जाएगी बेरिश की कैंडल, क्लोज हो जाएगी बेरिश के अंदर बुलिश ट्रेंड के बाद, तो आपने फिबोनाची के दोबारा लगाना है। ये हर बार नहीं होता, ये कभी कभी होता है। ये स्ट्रेटेजी का जो सक्सेस रेट है वो 40% है, 40% सिर्फ। मैं फिर बता रहा हूँ कि 40% सक्सेस रेट है इसका। अगर इसके साथ आप प्राइस एक्शन को साथ देखोगे तो आपको फायदा मिलेगा, जहाँ हार्मोनिक पैटर्न को देखोगे तो फिर आपको फायदा मिलेगा। अकेली फिबोनाची जो किसी काम की है, लेकिन इतनी इतनी नहीं है। आपने यहाँ पे लगा दिया, इस लेवल के ऊपर आपने बैक ट्रेड ओपन की। टीपी के लिए अक्सर यूज होता है, अगर आपने कोई ट्रेड लगा दी तो अपना टीपी का रखना है, उसके लिए आप इसको लगा सकते हो। ये देखें जी, फिर मार्केट ने यहाँ पे 0.23.6 को हिट करवाया। इस लेवल को मैंने दोबारा कहा कि जब मार्केट नीचे को आ जाए, फिर मार्केट इस लेवल को दोबारा इस लेवल को टच कराती है, तो देखें टच कराया, वैसे नीचे क्लोजिंग हुई है इसकी। लेकिन खैर ये स्ट्रेटजी आपके लिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा यहाँ पे, ये वैसे आपको यूज बता रहा हूँ कि ये फिबोनाची जब मैं ये बताती है मार्केट ने ट्रेस कितना करना है। मार्केट इन रूल्स को फॉलो करती है, कि ये नहीं कि अब वो चलती जाए, अब ऊपर चलती है, अगर वहां पे उसने एक रेजिस्टेंस ब्रेक करती है, एक जब मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर आके वहां पे रुक जाती है, तो कम से कम वो 0.23.6 तक को लाजमी रिट्रेस करती है, मार्केट को बैक करती है, ठीक है। समझ आइए भाई किसी को, ये कितने गए ना सारे। भाई जी आवाज आ रही है। आवाज तो आ रही, मैं कह रहा हूँ समझ भी आ रही है। यही है हम लोग। जी जी बिल्कुल समझ आ रही है। अच्छा, कोई सवाल हो तो करें, क्योंकि लेक्चर पे खत्म करें।
फिबोनाची किस तरह ड्रॉ करना है वो आपने बहुत अच्छी तरीके से भी इसको समझा दिया है। और ये भी बताया है कि इसको हर बार मतलब ये काम भी नहीं करता है। हर बार ने अपने नहीं करना, बाकी सी बात हर बार। जिशन में जी अगर इसको हम D1 पर हम करते हैं, अगर हम D1 से इसको ड्रॉ करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए, फिर वो तो ये मैंने पहले से स्ट्रेटेजी बहुत बताई है उसको, रिजल्ट देता है। जो मैंने पहले कुछ स्ट्रेटेजी बताई है उसकी, जी जो मैंने पहले स्ट्रेटेजी बताई है वो उसकी बात कर रहे हैं नहीं या नहीं 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 इसकी फिबोनाची की मैं बात कर रहा हूँ। फिबोनाची की बात कर रहे हैं? अभी चेक कर लेते हैं हम जी यहाँ जी, पे बैठ के, अभी चेक कर लेते हैं। क्योंकि यूरो एसडी पर मैंने इसको जो है ना D1 पे रख कर देखा है, तो उसने काफी बार जो है ना उसको बहुत जबरदस्त रहा है। एक ही दफा आप उसको सेट कर दे D1 पर से। लेकिन डी1 के लिए ये आपको ये ना कि प्रॉफिट बड़ा आएगा मिसाल के तौर पे, तो कोई लॉस ही बड़ा ही आएगा फिर। तो डी1 अभी आपके लिए रिकमेंडेड ये बात है। रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो ट्रेड है वो लॉन्ग टर्म के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ऑन दी अदर हैंड आपको लॉस हुआ तो वो भी ज्यादा ही हो जाएगा। तो इसलिए ये को रिकमेंड नहीं है, रिकमेंड मैं नहीं करता। जी फिबोनाची अकेली यूज ना करें, फिबोनाची अकेली कभी भी यूज ना करें, ठीक है। इसको किसी ना किसी इंडिकेटर के साथ, या सबसे बेहतरीन इसका होता है कि आप हार्मोनिक पैटर्न्स के साथ या प्राइस एक्शन के साथ इसको यूज करें फिबोनाची को। ये एक्चुअली मार्केट की रिट्रेसमेंट का लेवल बताता है कि मार्केट अगर आपने शेयर की डेट लगा दी है तो आपको कितना टीपी होना चाहिए, आपको सिर्फ ये बताता है कि आपको इतना टीपी होना चाहिए, मार्केट यहाँ तक रिट्रेस करेगी या कर सकती है, ये आपको वो बताता है। अच्छा ये आर एस आई के बारे में सबको पता होगा कि जब मार्केट ऊपर चली जाए इस लेवल से तो ओवरबॉट हो जाती है, इससे नीचे चली तो ओवरसोल्ड हो जाती है बस। जब ओवरसोल्ड हो जाती है तो फिर हमें किसी भी जी टाइम। आजकल मैं जी बिल्कुल बोले। बिल्कुल मैं आजकल जो मेन फोकस में है ना, जो कीवर्ड ट्रेडिंग का वो RSI से ही जो है ना वो कर रहा हूँ। ओवरसोल्ड और ओवरबॉट पर ही ट्रेड्स एंटर करता हूँ मैं। अच्छा लेकिन हर बार ये प्रॉफिट नहीं देती, हर बार नहीं देती है, इसके साथ हमें दूसरे इंडिकेटर भी लगाने की जरूरत होती है। ये आरएसए भी एक्चुअली तो हार्मोनिक पैटर्न के अंदर ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है निशान जी। भाई, आपने जो भी फिबोनाची का बताया है उसमें फिबोनाची में आपने टीपी का तो समझाया, स्टॉप लॉस उसमें बेसिकली हम क्या लगाएंगे, अब ये बता थोड़ा सा आइडिया नहीं अभी दिया बता आपने। देता हूँ, अभी बता देता हूँ, ये देखें। यहाँ पे कर दिया आपने, ठीक है। जी इधर एक नीचे लेवल बना होगा, वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा कहीं किधर गया हुआ लेवल ही। ये जो लेवल है ना, ये वाली प्राइस है, ये इसको इसका आप एसएल करेंगे, लेकिन देखें यहाँ पे कि आपका इतना छोटा सा टीपी है, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ये तो हमें रिट्रेसमेंट का बता रहे हैं ना, आपने उल्टा लेना है इसको। आपने जब आपने एसएल देना है तो एसएल के लिए ऊपर से नीचे उल्टा देना है आपने। अच्छा, हाँ उल्टा देंगे। हाँ, उसके लिए आप उल्टा लेंगे इसको, ये लें उल्टा ले लें, क्योंकि आप ऊपर जाकर शेयर की डेट लगा रहे हो ना, आप जी शेयर की जी डेट ऊपर कर रहे हो ना। जी जी। तो शेयर की डेट लगाओ तो फिर उसका टीपी ऊपर ही होगा, वो एसएल ऊपर ही होगा सही है। बायर के अंदर ही। तो ये आपका एसएल बन रहा है, देखिए कितना लंबा जाकर एसएल बन रहा है। मैंने आपको पहले कहा हुआ है, ये H4 का चार्ट है, कितना लंबा एसएल आपको बन रहा है यहाँ पे। वो देखें यहाँ पे इसी पैर के ऊपर, ये पीछे ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस भी बहुत हैवी बनी हुई है ये वाली, ठीक है। तो फिबोनाची में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी बताता है कि इस प्राइस के ऊपर काफी एक बड़ी रेजिस्टेंस है। सही सही। लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी आपके लिए है ही नहीं, ये आप ना लगाएं, कोई भी आप इसमें से ना लगाएं, बिल्कुल। ठीक है। इसके साथ आप दूसरे इंडिकेटर यूज करें, हार्मोनिक को यूज करें इसके साथ, पेराइजेशन को यूज कर लें। जैसे ये पिन बार बन गई है तो पिन बार करके आप बाय की ट्रेड लगा दें तो ठीक है। मेन चीज जो मैंने आपको पहले स्ट्रेटेजी बताई है ना, उसी के ऊपर आप करें तो बेस्ट है। अच्छा ये जो हैं हमारे भाई, कौन से भाई हैं, अरमान शाह, अहमद खान, ये एक्चुअली मुझसे पूछते रहते हैं फेसबुक के ऊपर कि आप सर आपके जो सिग्नल आते हैं स्टॉप लॉस और टीपी के साथ, वो उनके टीपी हिट होते हैं, स्टॉप लॉस हिट नहीं होते। ये कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, आपने हमें बताई नहीं हुई, ये कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे आप सिग्नल देते हो? आपने पूछा था ना अहमद, जी। आपने पूछा था ना कि ये कौन सी स्ट्रेटजी, आपने हमें तो दी नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि आपके आपके सीपी ज्यादा हिट होते हैं। हाँ तो
वो जो स्ट्रेटजी है वो actually वही स्ट्रेटजी मैंने आपको पहले H1 की जब बताई है ना, मैकडी वर्सेज मैकडी और मूविंग जी एवरेज जी वाली जी जी जी। स्ट्रेटजी है। ये एक्चुअली वही स्ट्रेटजी है, ओके। ये वही राइट। स्ट्रेटजी है। आपने राइट। उसी स्ट्रेटजी से अपना जो है वो टीपी और एसएल का लेवल अपने अंदाजे से जो आपका टीपी लग रहा हो, आपको इतना टीपी हमारा हिट हो जाएगा, तो आप उसी अपनी मर्जी से आप उसका एसएल भी दे दें। कोई मतलब इसके अंदर आपको कोई रॉकेट। और जीशान भाई एक बात और बताएं, फंडामेंटल के हवाले से एक बात पूछनी है। जी। ये बताएं, जिस तरह मतलब माशाल्लाह आपने ईसीबी की जो बताई थी, एक टेक्निक बताई थी करने की पेंडिंग ऑर्डर लगाकर, वो तो बहुत औसम थी। मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, मतलब उसमें उसके बहुत अंदर अच्छा उसके प्रॉफिट अंदर मिलेगा। उसके उसके लेकिन अंदर मुझे 150 का फायदा हुआ ईसीबी के अंदर, जब ईसीबी आई थी बिल्कुल हुआ होगा आपको। मैंने तो खैर जिस तरह आपने बताया था उतने लिए थे लेकिन आपको हुआ होगा। अच्छा, दूसरी बात ये उसमें मुझे ये पूछना है कि उसके अलावा अभी आप देखें कि कल परसों इसमें मतलब यूएसए की भी आ रही है, यूके की भी आ रही है, ये जो न्यूज़ें आती हैं तो इन सब न्यूज की मूवमेंट बड़ी होनी चाहिए। जो भी न्यूज के ऊपर आप स्ट्रेटेजी नहीं लगाना लगा सकते कोई 20-30 चाहें, जैसे या नहीं होता इस वीक का चलो है आपको कंफर्म बताता हूँ, श्योर। इस वीक के ऊपर आप किसके ऊपर ही लगा सकते हो स्ट्रेटेजी। मैं जरा चेक कर लेता हूँ जी। कि किसके ऊपर आप लगा सकते हो, किसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट कर सकती है वो स्ट्रेटेजी। मैं देख लेता हूँ अभी ओके। इन्वेस्टर ऊपर जाके। वैसे तो जिशान भाई जितनी भी ये बिग फंडामेंटल न्यूज़ होती हैं उसको हम जो हम्म। देती हैं जो भी, आवाज नहीं आई आपकी, दोबारा बोलें। ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ मैं आपको। क्या? मैं कह रहा हूँ कि जो बिग फंडामेंटल न्यूज़ होती हैं उसमें तमाम स्ट्रेटजीज फ्लॉप हो जाती हैं क्योंकि फंडामेंटल इज फंडामेंटल वाली बात है। तो मैं कह रहा हूँ ना, फंडामेंटल के ऊपर आपने कोई स्ट्रेटेजी लगानी ही नहीं है। जब फंडामेंटल है तो फिर जी फंडामेंटल को जी देखें। बिल्कुल। और बोझ है और इसमें जेपीवाई जो है वो देखें क्या करता है। जेपीवाई इंटरेस्ट रेट डिसीजन। ओके, किसके ऊपर आप लगा सकते हो? ये जेपीवाई के ऊपर आपने नहीं लगाना। वजह, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखें, सिर्फ ये डिसीजन आ रहा है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नीचे आगे आ रही है। देखें यहाँ पे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, तो आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ही वो स्ट्रेटेजी लगा सकते हो। ठीक है, यूएफडी जेपीवाई हो गया, यूरो जेपीवाई बेस्ट है सबसे। यूरो जेपीवाई के ऊपर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आने से 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले तक वो लगा सकते हो, लेकिन उसका टीपीएसएल कम होगा। टीपी जो है वो जो और रेंज भी है वो कम होगी, उतनी रेंज नहीं रखनी जितनी ईसीबी के अंदर रखी हुई थी, क्योंकि ईसीबी के अंदर मूवमेंट ज्यादा होती है। ये बैंक ऑफ जापान जो इसकी मूवमेंट कम ये कम करवाता है ज्यादातर। अच्छा, चल। ये कोर से कोर रिटेल सेल्स हो गए, पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। पीपीआई स्टैंड फॉर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। और रिटेल सेल्स, इनके ऊपर ये देखें सारी न्यूज़ें एक ही वक्त के अंदर आ रही हैं। ठीक है, 6:30 बजे सारी न्यूज़ें आएंगी एक ही वक्त बिल्कुल। के अंदर। तो आपने इसके ऊपर भी ये नहीं लगाना, कोई स्ट्रेटजी इसके ऊपर नहीं लगानी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक इनमें से दो पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, या एक पॉजिटिव आ जाए दो नेगेटिव आ जाए, कुछ भी हो सकता है, मिक्सड आ जाए। मिक्सड बिल्कुल। न्यूज़ आ जाती हैं तो मार्केट पजल हो जाती है, वो किस तरफ जाए, मार्केट पजल हो जाती है इस वक्त। ठीक है, तो जब 3-4 बड़ी न्यूज़ें एक ही टाइम के ऊपर आ रही हो, एक ही पेयर की, एक ही करेंसी की, तो आप नहीं तो भी वो स्ट्रेटजी नहीं लगानी। अच्छा, नेक्स्ट कर जाते हैं जी। अच्छा, अगली वीक का जो सबसे मेन जो है ना, मेन जो पॉइंट है, जो मेरी नज़र में जो सबसे जो अच्छा एक न्यूज़ है जिसके ऊपर आप स्ट्रेटजी लगा सकते हो, वो ये वाला है पाउंड का। ये 3 न्यूज़ें जो आ रही हैं, एवरेज अर्निंग इंडेक्स एंड क्लेमेंट काउंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारा जो चीज़ें हैं, इनको आप काउंट करके जो इनकी इसके ऊपर आप लगा सकते हो। ठीक है, वो स्ट्रेटजी सिर्फ ओके। इसके ऊपर लगा सकते हो आप। बैंक ऑफ जापान के ऊपर भी लगा सकते हो, लेकिन इसके ऊपर भी लगा सकते हो। ये इसके ऊपर आपने नहीं लगानी, एनुअल बजट बैलेंस के ऊपर। अच्छा, आप इसके ऊपर भी लगा सकते हो कोर सीपीआई के अंदर। कोर सीपीआई बड़ी न्यूज़ होती है, ये एक लॉन्ग टर्म न्यूज़ होती है, इसकी मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती है इस वक्त, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म होती है। मतलब कि अगर ये जो सीपीआई एक्चुअली हमें बताती है इन्फ्लेशन के बारे में, तो ये सीपीआई जो है ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए सही है। मतलब कि ये ऐसा ऐसा मार्केट मूव कराती है, लेकिन काफी मूव करवा देती है।
ओके। अच्छा, क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज के ऊपर आपने नहीं लगानी। अच्छा, ये आया ना जी काम, ऊंट फाड़ के नीचे ये आ गया जी। एफएमसी, एफएमसी स्टेटमेंट, एफएमसी इंटरेस्ट रेट डिसीजन, एफएमसी जेलन स्पीक। ठीक है, अब इसके ऊपर दो स्ट्रेटजीज बनती हैं आपकी, एक नहीं बनती, दो बनती हैं। एक बनती है जी फेड जेलन स्पीच से पहले, जब इसकी स्पीच नहीं आई हुई, जब जब नहीं बोल रही, ये एंटी जो है वो नहीं बोल रही, जब एंटी की स्पीच आने से पहले एक स्ट्रेटजी आपने, ये 12 बजे आएगी न्यूज, तो आप एक लगा दें जी, लगा दें आप 11:55 पे लगा दें स्ट्रेटजी, उसका थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रख के लगा दें। ठीक है, ताकि वो इतना रखें कि वो क्लोज हो जाए 12:25 तक, 12:25 पे आके ये क्लोज हो जाए। इतना आपने वो अपने माइंड में रखना है, आप उतना उसको स्ट्रेटजी को इतना रखेंगे वो आपका ऑर्डर जो 12:25 से पहले पहले क्लोज हो जाए, क्योंकि इस तीन के ऊपर आपने लगाना है। अगली जो स्ट्रेटजी वही स्ट्रेटजी दोबारा आपने लगा देनी है 12:25, 12:25 के पे ये फेड ये चैनल स्पीक के ऊपर। ये दो स्ट्रेटजीज आपकी एफएमसी के ऊपर लग रही है। क्यों? अक्सर ऐसा होता है कि एफएमसी जब आती है, पहले मार्केट जो वो नीचे चल रही होती है, लेट्स सपोज एफएमसी स्टेटमेंट के बाद, लेकिन जब फेड की ये चेयरमैन आके स्पीच करती है तो मार्केट ऊपर चली जाती है, तो आपकी स्ट्रेटजी वहां फेल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपने यहाँ पे दो स्ट्रेटजी लगाएं। अगर एक ही लगाना चाह रहे हो तो सिर्फ ये फेड चेयर जेलन के ऊपर आप लगा दें, बस ऊपर और भी ना लगाएं। ठीक है, सिर्फ इसके ऊपर आप लगा दें एक स्ट्रेटजी वही। सही। ये एयूडी अनएम्प्लॉयमेंट चेंज के ऊपर आप लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस रखे, ये एनजेड के ऊपर नहीं लगाना आपने। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है का जो एम्प्लॉयमेंट चेंज है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट चेंज बड़ी न्यूज होती है, तो आप इसको छोटी नहीं कंसिडर करते, ये बड़ी न्यूज होती है एम्प्लॉयमेंट चेंज, आप इसके ऊपर लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा डिफरेंस रखे एयूडी के पेयर के ऊपर। अच्छा, एक और जहाँ पे आ रहा है जी, बड़ी अच्छी न्यूज आ रही है जी, ये जो अगले वीक की जो, सॉरी इस वीक की जो सबसे जो टॉप की न्यूज है, सबसे टॉप की न्यूज वो ये है पाउंड की। क्यों? उसका इंटरेस्ट रेट भी उसी वक्त आ रहा है, और उसकी जो मीटिंग मिनट्स है वो भी उसी वक्त आ रहे हैं, जो मिनट्स हैं जो मीटिंग वो होगी उसके जो मिनट्स हैं वो भी उसी वक्त ही आ रहे हैं। तो ये जो सबसे एक ओके। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप पाउंड के ऊपर, जैसे पाउंड वर्सेस डॉलर हो गया, या पाउंड वर्सेस येन हो गया, पाउंड वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, या पाउंड वर्सेस कैनेडियन डॉलर हो गया, आप उसके ऊपर ये स्ट्रेटजी लगाओ, अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। ये सबसे इस वक्त जो हाईएस्ट जो है, अगले न्यूज के अंदर, अगले वीक के अंदर भी काफी आपको स्ट्रेटजीज मिल रही हैं। सही, बिल्कुल बिल्कुल। भाई, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी भी प्लीज शेयर करें आप, अगर आप जैसे आपकी नॉलेज में हो, जो गोल्ड और ऑयल पर, क्रूड ऑयल पर मतलब अच्छा अच्छा काम करे, क्योंकि बेसिकली गोल्ड और क्रूड ऑयल का कुछ समझ नहीं आता, वो बिल्कुल ही मतलब अजीब हो जाता है। मतलब उसके लिए कोई ऐसा बताएं कि जो दोनों पर हो सके, मतलब मुमकिन है उसके उसके लिए चांसेस उसके लिए कामयाबी के ज्यादा हों। उसके लिए वीएसए का नाम सुना है आपने? वीएसए, वॉल्यूम सेपरेट एनालिसिस, जी सुना है? जी उसके लिए जी। एक्चुअली उनके उनको ज्यादा मैटर करता है वीएसए, वॉल्यूम सेपरेट एनालिसिस। वो ज्यादा उसको देखते ओके। हैं, दोनों ये कमोडिटी सी हमारी जो है ना, वो ज्यादा उसको देखती हैं। तो उसके लिए आपको वीएसए का, आपको अच्छा। जो पेड कोर्स है मेरा, वो लेना पड़ेगा। सही। ठीक। पेड कोर्स है वो, जहाँ पे मैं इसके अंदर नहीं मैंने बताया हुआ। ओके। ये जो इंटरेस्ट रेट है सीएचएफ का, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये सीएचएफ बड़ा उल्लू का पट्टा है। इसने एक दफा पिछले साल की जो जनवरी थी, उसके अंदर काफी लोगों को इसने नुकसान दिया, जनवरी फरवरी के अंदर काफी नुकसान दिया। ये यूरो सीबीआई के ऊपर आपने नहीं लगाना ये। ओके। और कोई न्यूज में देख लेता हूँ, कोई है इंपोर्टेंट तो। ये कैड के ऊपर आपने नहीं लगानी, स्ट्रेटेजी वाली कैड की न्यूज आ रही है, इसके ऊपर नहीं लगानी आपने। अच्छा, टाइम है तो एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बताऊं? जी बिल्कुल। जी। अब जो स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, एक्चुअली मैं फरहान भाई का माइक ऑन कर दूं। हेलो जी। हाँ, माइक मैंने को ऑन कर दिया है।
आपको मेरी बात बंद कर दें, मेरी ये बात मुझे आती है वापस। वो देखा मुझे आ रही दोबारा वापस। अच्छा, स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी बताऊं? फरहान भाई अपना माइक बंद कर दें जब अपना भी आपकी तरफ से आ रहा है। ये लेंगे। अच्छा, तो अब आपको स्कैल्पिंग की छोटी सी स्ट्रेटजी बता दूं। इसका जो सक्सेस रेट है ना, मजाक से हटके इसका जो सक्सेस रेट है वो मेरे लिए इसका अब तक जो रहा है वो 100% तक रहा है। 100%। माय गॉड। 100% रहा है। लेकिन इसके लिए कुछ चीजें जो अपने जेब में रखनी है, उन चीजों को अगर आप जेब में रख के करोगे तो ही आपको प्रॉफिट होगा। वरना ये स्ट्रेटजी जो है आपको अगर प्रॉफिट दे रही है, आपको 100% प्रॉफिट दे रही है, तो आपको ये 0% प्रॉफिट भी दे सकती है, मतलब कि 100% लॉस भी दे सकती है। इसलिए आपको आपने इसको केयरफुल होकर लगाना है, केयरफुल होकर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, नाम क्या स्ट्रेटजी का? सॉरी, नहीं बता रहा मैं, यहाँ पे नहीं बता रहा, क्योंकि ये मैंने वीडियो जो है वो यूट्यूब पे देनी है, तो ये स्ट्रेटजी मेरी लीक हो जाएगी। इसलिए ये मैं नहीं दे सकता। थोड़ा बहुत टचअप तो दे दें। हैं? ढांचा बता देता हूँ मैं, ये ले जी, थोड़ा बहुत टचअप। रुक जाए जरा, मैं ढांचा दे देता हूँ। ये स्कैल्पिंग नजर आ रहा है आपको? स्कैल्पिंग, ये ले जी। रिकॉर्डिंग बंद कर देना निशान भाई। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद कर देना तो बता दें। हाँ भैया, आपने पहले क्यों नहीं बताया यार? मैं ये अच्छा आइडिया, रिकॉर्डिंग बंद कर दें। हाँ ठीक है, ऐसे कर देता हूँ। आप कौन से भाई हैं जिसने रिकॉर्डिंग का मशवरा दिया है? उमर। हैं? उमर 4x? उमर उमर 4x, जी। अच्छा। रिकॉर्डिंग मैंने फिलहाल मैं कर देता हूँ यहाँ पे स्टॉप। अच्छा जी, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, उसके बाद आपने जो सवाल करना हो मुझसे कर लें। और मैंने रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर दी। मेरी इसमें मतलब मैं बताना चाह रहा था कि भाई ना जो स्कैल्पिंग में आपने में बताया स्ट्रेटजी बताइए जो, तो उसमें 8 डेज की और 12 डेज की क्या? ईएमए 8 और 12 दिन की ईएमए स्ट्रेटजी लगानी है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल। नाम क्या है? सईद खान। सईद खान। मैं आपकी स्क्रीन अगर शेयर कर दूं, ठीक है, अगर मैं आपको इस हाँ वक्त जी। बना दूं ऑर्गेनाइजर, तो आप ये स्ट्रेटजी खुद करके बता सकते हैं? आप लाइव अरे चार्ज मेरे पास तो मोबाइल है। मोबाइल है इस वक्त? जी। अच्छा, सही। फरहान भाई, माइक ऑन करिए जरा। जी। हाँ, आपने वो लास्ट वीक स्ट्रेटजी कहा था ना एक, जो बीच में एंड रह गई, फंस गई थी, वो बता दें आज चलें। नहीं, वो मैंने शेयर कर दी थी सबके साथ, तो जो जो उसके इंडिकेटर थे वो भी अपलोड कर दिए थे। अगर लेकिन उसके वो बारे में समझ किसी ने सही नहीं पूछना थी तो वो लाइन, आप बता वो देना। बता दें तो बेहतर होगा। मुझे समझ नहीं थी आई, क्योंकि मैंने वो पहले कभी देखी नहीं थी ना, मुझे समझ आई थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार बताए थे। बना अभी मैं आपको बना रहा हूँ, वो ऑर्गेनाइजर बना रहा हूँ। अच्छा जी, मेरे एक प्रेजेंटर, आप प्रेजेंटर हैं इस वक्त, ठीक है, आप बताएं। यार डेमो अकाउंट भी नहीं है मेरे पास, एक सेकंड। तो ट्रेडिंग में कोई चार्ट के ऊपर बता दें। ये ठीक है।
हाँ चलें यहाँ पे बता दें, स्कैल्पिंग की बताइएगा। इस जो मेरी जो ये रिकॉर्डिंग है ना, ये एक्चुअली आपको मिलेगी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर मैं इसको कर दूंगा शेयर। अपना मेरा चैनल में बता देता हूँ कौन सा है। आपने उस चैनल को लाजमी फॉलो करना है, इसके सब्सक्राइब करना है। रुक जाए जरा। अ, ये मेरा चैनल है फॉरेक्स चैम्स के नाम से, ठीक है, ये वाला। तो आपने इसको लाजमी फॉलो करना है, मैं वीडियो में बता देता हूँ। ये मेरा लिंक है फॉरेक्स चैम का। आप यूट्यूब पर आपको सर्च कर लें बेशक आगे, वहाँ पे आपको ये इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आपने यहाँ से आके सब जस्ट मुझे सब्सक्राइब कर लेना है सारों ने, जो भी इसको देख रहे हैं, ठीक है। इसमें इसको वीडियो डाल दूंगा आज या कल तक। इसकी वीडियो मैं इसके ऊपर, ये जो आज की वेबिनार की वीडियो मैं डाल दूंगा, ठीक है। ये रिपोर्ट का कमाल देखिएगा बस आप। रिपोर्ट करता क्या है इस वक्त मेरा, भी देखना टेटल लगाएगा अपने पास से। अभी इस वक्त मार्केट एक्चुअली डल हुई भी, इसलिए ट्रेडिंग खुद लगा नहीं रहा, वरना ये तो अन्य बार ट्रेडिंग लगाता है। ईशान भाई, गोल्ड की मार्केट आज काफी ज्यादा बिल्कुल फॉल डाउन हुई है, बहुत ज्यादा नीचे आ गई है, तो मतलब अब क्या, अब ट्रेंड खत्म हो रहा है? नहीं, उसने कहा गोल्ड तो 30 पे, मेरे ख्याल में 31 पे आ गई है, वो 70-80 से चलते चलते। आने दें, आने दें। डॉलर इंडेक्स देखें कितना आप यहाँ गया से हुआ जंप आज लगा सकती है ये ऊपर की तरफ? है। जंप लगा सकती है कि जंप यानी लगाएगी जंप लगा सकती है करेगी, यहाँ से ऊपर की तरफ? ये रिट्रेस करेगी लाजमी ऊपर को, थोड़ा बहुत ऊपर को रिट्रेस लाजमी करती अच्छा। है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी रीजन बता दो मैं, क्या रीजन है गोल्ड के नीचे गिरने की। ये देखिए, ये सामने मेरी रीजन आ रही है इस वक्त। गोल्ड के नीचे गिरने की रीजन ये है, आप इसको पढ़ लें एक बार। ये रीजन है गोल्ड के नीचे आने की, ठीक है। क्योंकि इसी वीक के अंदर बीओजी भी आ रही है, बैंक ऑफ जापान की मीटिंग आ रही है, इंटरेस्ट रेट आ रहा है, और फेड का भी आ रहा है। तो जो इन्वेस्टर में परेशान है कि ये ना हो कि डॉलर का रेट बढ़ जाए और जो जापानीज येन है वो डाउन चला जाए, वो नीचे गिर जाए। क्योंकि अगर जापानीज येन नीचे गिरेगा और डॉलर बढ़ेगा तो गोल्ड जो है वो ऑटोमेटिकली और नीचे गिर जाएगा, ठीक है। हॉकफिश का मतलब होता है कि ये ना हो कि जो बीओजी है वो कोई उल्टी बात कर जाए, उनका कोई 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 जो जापानीज येन के लिए कोई कोई खतरा बन जाए उसके लिए, मतलब कोई, ठीक है। इसलिए जो है ना, ये इस वजह से आज जो है ना इन्वेस्टर हैं वो फियर में आ गए हैं। तो इसलिए आज जो है ना मार्केट में सेलर ज़्यादा है, गोल्ड को सेल कर रहे हैं वो। मार्केट में सेलर ज़्यादा आ गए हैं, तो इसलिए गोल्ड सेल हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी। ये डेली एफ ऊपर आप आए, डेली एफ वेबसाइट का नाम है एक। इस पे आने के बाद ये सेंटीमेंट्स देखें यहाँ पे, ठीक है। ये सेंटीमेंट्स आप लाजमी देखा करें। इनसे बहुत हेल्प मिलती है आपको, ठीक है। देखें ये, तो जैसे कि ये S&P 500 का जो बुलिश ट्रेंड है, गोल्ड मिक्स हो गया, AUD मिक्स है, यूरो मिक्स्ड है। जो GBP USD इसका ट्रेंड सिग्नल जो बीरिश का है,
तो ये जो है आप सेंटीमेंट लॉस देखा करें, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर किसी का सेंटीमेंट 80-20 चल रहा हो तो फिर इसका मतलब ये है कि जिसका झुकाव 80 की तरफ है उसको देखना चाहिए, अगर उसका सिग्नल मिल जाए कहीं। हाँ, अगर आपको, जैसे मैंने आपको पहले वो स्ट्रेटजी बताई है मैगडी वाली, मैगडी के अंदर आपको बिलिश ट्रेंड मिल रहा है इस पेयर का, आप उसी पेयर का यहाँ पे चेक करें, अगर यहाँ पे भी आपको बिलिश का सिग्नल मिल रहा है तो आप लगाओ लाजमी। सही सही। फरहान भाई कितने चले गए हो? आ रहा हूँ आ रहा हूँ। आ जाए आ जाए आ जाए। मैं जरा भी आया। हाँ जी। जी फरहान। अच्छा जिशान भाई, बात इस तरह है कि मेरे ना दोनों टर्मिनल पे पोजीशंस चल रही हैं और मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूँ कि उस पे ना स्कैल्पिंग की टेम्पलेट ऑन करूँ। तो दो तीन चीजें वैसे मैं बता देता हूँ उस पे, ट्रेडिंग व्यू पे। बता दें चलें। राम भाई इतनी देर में डेमो क्रिएट हो जाना तो हैं? यार डेमो इतनी है देर ना, में। फिर देखना भी तो पड़ता है ना उन्हें। मेरे पास तीन सॉफ्टवेयर है अपना, एक्सएम, हॉट फॉरेक्स और एफएक्सीएम का, तीनों पोजीशन चल रही हैं, आपके सामने ही थी जब मैंने स्क्रीन शेयर की अपनी। तो चले, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। ठीक है।
नेक्स्ट वेबिनार में रख लीजिएगा। हाँ नेक्स्ट में कर लेंगे चले। अलबत्ता मैं आपको एक चीज गाइड कर सकता हूँ कि आजकल के जितने भी न्यूबीज हैं या न्यू ट्रेडर है ना, और टीपी लगाना नहीं आता। अब आप समझ रहे होंगे मैं कोई बड़ा 30 मार खान हुआ और आपको कह रहा हूँ कि एसएल और टीपी लगाना नहीं आता, ये तो यानी कि आसान सी बात है। लेकिन वाकई में इसी तरह है, और मैं अगर आपको बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वाकई हमको नहीं लगाना आता। तो शायद भाई स्क्रीन शेयर करें ना जरा। कर दिए। आ गई है। यूरो यूएसडी। जो भी रस्में हैं वो सारी मैंने बताऊं, इन करोड़ों की तरह मैं सर। अच्छा भी कितने अटेंडी है? ये जान भाई अटेंडी कितने हैं इस वक्त? टने थोड़े ही हैं, अब करें सारे चले चले गए हैं। अच्छा चलिए जी, मैं छोटी सी चीज शेयर करना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर इसको इम्प्लीमेंटेशन अगर इसकी की जाए तो बड़ी अहमियत है इसकी। आप बताएं। अच्छा, आप यहाँ पे इस वक्त यूरो। जी जी। कह रहा, आप बताएं। अच्छा अच्छा, इस वक्त यूरो यूएसडी का करंट रेट 1.10 यानी कि 1.11 है तकरीबन। अच्छा, आपके मुताबिक इस वक्त अगर यूरो यूएसडी की हम सेल या बाई करते हैं तो उसका टीपी और एसएल हम आम रूटीन में रख देंगे कि जी 50 का एसएल रख लेंगे और लेकिन असल में यही चीज होती है जो कि मार्केट मेकर हंटिंग करने आते हैं और हमारे स्टॉप लॉस हिट करने आते हैं। और ये मार्केट मेकर एक बिटर ट्रुथ है। जो सबसे बड़ा ब्रोकर है ना एफएक्स, वो खुद कहते हैं कि मैं मार्केट का सबसे बड़ा मार्केट मेकर हूँ। मार्केट मेकर से मुराद यानी कि उनको इस बात का फायदा होता है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा एसएल हिट हो। तो हमने क्या करना है, यहाँ से फर्ज करें यहाँ से हमने अगर सेल की एंट्री ली है तो हमारी जो स्टॉप लॉस होगा, हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस कहाँ पे है, रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ पे है, या मार्केट कहाँ तक गई है। तो मेरे ख्याल में उसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो इस जगह पे होना चाहिए, यानी कि 1 पॉइंट। इस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से यहाँ तक की पिप्स अगर आप काउंट करें, जिशान भाई इसकी पिप्स कैसे काउंट होगी? आप जैसे इस साइड के ऊपर आगे होगी ना ट्रेंड लाइन, आप उसको ड्रा करें और हॉरिजॉन्टल लाइन को लगाएं साथ। इस तरह ड्राइंग टूल्स हैं ना आपके लेफ्ट पे। इस जगह पे। हाँ इधर ही है। आपके पास मेरे पास ये चार्ट ही आधा सा आ रहा है, इसको जूम इन जूम आउट करें ना, छोटा करें जरा इसको, एस्केप दबाएं, छोटा करें। हाँ सही है। ठीक है। अब ये यहाँ पे आ रही है ऑप्शन, हाँ यही ट्रेंड लाइन, नीचे वाली नीचे वाली ट्रेंड लाइन की ऑप्शन आ रही है ना, जो प्लस का निशान बना हुआ है, इसे नजर नहीं आ रहा आपको? ये वाली। ऊपर 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 इसी के बस ऊपर ट्रेंड, इधर ही हम जिस लाइन में घूम रहे थे, सबसे लेफ्ट पे, सबसे लेफ्ट लेफ्ट पे, साइड पे सबसे ऊपर से
लेफ्ट साइड के ऊपर, हाँ इससे नीचे ये वाला, वाली? ये इससे नीचे वाला, ये हाँ ये। अच्छा, इसके ऊपर आप वर्टिकल, इसके ऊपर क्लिक करें ना अगर आप, वहाँ पे काफी ज्यादा आ जाएंगे ऑप्शन, आप वर्टिकल आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं। क्लिक करिए ना, ये ये तो आप ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं। यार इसको मैंने कभी यूज नहीं किया, मुझे नहीं पता इसको कैसे यूज करते हैं। तो आप वो फिर लाइव के ऊपर, लाइव चार्ट के ऊपर बता दें, फिर दूसरे मेथड के ऊपर बता दें। नहीं, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हम ज्यादातर लगाते हैं टीपी ऐसे लगाते हैं अपना राउंड फिगर करके 30 या 40, लेकिन हम मार्केट को नहीं देखते कि मार्केट इस वक्त कितनी उसकी फेकी मूवमेंट है, सपोर्ट कहाँ पे है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, और मार्केट कौन से लेवल पे खड़ी है, ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है। तो इस वक्त अगर हम देखें यूरो यूएसडी की अगर हम यहाँ से सेल लेंगे, तो सेल का जो हम एसएल रखेंगे वो इस पॉइंट से ऊपर रखेंगे, राउंड अबाउट 10 to 15 पिप्स। और उसके बाद टीपी हम अपने हिसाब से रखेंगे, यानी कि हमने रखने हमारा जो टारगेट है 50 है, 80 है। लेकिन जो भी हम ट्रेड करेंगे, फर्ज करें अगर हमने यूरो यूएसडी की ट्रेड किया, तो हम देखेंगे कि आगे इसका बड़ा फंडामेंटल ना हो, क्योंकि सम टाइम प्राइस एक्शन को या जो टेक्निकल एनालिसिस है इसको फेल कर देती है फंडामेंटल एनालिसिस। जो भी बड़ी न्यूज आती है वो प्राइस एक्शन या जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस होता है उसे सम टाइम फेल कर देती है, और हम कहते हैं कि हमारा एनालिसिस ठीक नहीं था। और हमेशा टेक्निकल एनालिसिस सही होता है, फंडामेंटल का हमें नहीं पता होता कि मार्केट ने किस तरह मूव कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितना आना है, एनएफपी कितनी आनी है, उसका सीपीआई कितना आ रहा है, रिटेल सेल कितनी आनी है। तो हम ये देखें इस एंट्री में है और फंडामेंटल बड़ी आ रही है, तो अगर हम फर्ज करेंगे 40 पिप प्लस में, तो उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो हम एंट्री पॉइंट से नीचे ले आएंगे, ताकि अगर हमें लॉस हो भी सही तो हमें $20 दे के ही जाए। ये ना हो कि टीपी के करीब आए वो और वापस से और हमारा एसएल हिट हो जाए। एक तो बात ये होगी, दूसरी बात है टीपी और एसएल की, यानी कि आम रूटीन में हमने एसएल उस जगह पे लगाना है जहाँ पे मार्केट मेकर की अप्रोच ना हो, जहाँ पे वो हमारा एसएल की हंटिंग ना कर सके। रिटेल जो रिटेल ट्रेडर होते हैं छोटे, जिस तरह के हम हैं छोटे ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर, वो उनके लिए ऐसे होते हैं जैसे कोई शिकार होते हैं। वो एक यानी कि शिकारी के तौर पे आते हैं मार्केट में कर और शिकार करके चले जाते हैं। उनके शिकार का मकसद ये होता है अपने ब्रोकर को ज्यादा से ज्यादा एसएल प्रोवाइड करना। और ज्यादातर जो हम काम कर रहे होते हैं इसके अंदर एक होता है डीलिंग डेस्क होता है, यानी कि ये जो छोटी लॉट्स होती हैं ये ब्रोकर खुद रखते हैं। हाँ, इवन यानी कि हम में से कुछ ऐसे ट्रेडर भी होंगे जो कि पैशनेटली या जिनकी इक्विटी अकाउंट है $20,000 का या इससे ऊपर का, तो वो बड़ी लॉट्स में काम करते हैं। तो बड़ी लॉट्स में जो छोटे ब्रोकर हैं लाइक हॉट फॉरेक्स हो गया, एक्सएम हो गया, एक्सएनएस हो गया, जितने भी छोटे ब्रोकर हैं, तो वो बड़ी लॉट्स कन्वर्ट कर देते हैं यानी कि सेंट्रल बैंक को, वर्ल्ड बैंक को। बाकी जो भी इंट्रा बैंक या जो डीलिंग डेस्क होता है, किसी को अगर समझ नहीं आ रही तो मुझे रोक सकते हैं। डीलिंग डेस्क जो होता है वो डीलिंग डेस्क वो छोटी लॉट्स अपने पास रख देते हैं। उसके बाद वो मार्केट मेकर को कहते हैं कि जाओ भाई मार्केट में और जाके ना हमें ज्यादा से ज्यादा एसएल चाहिए। तो वहां पे हम जो रिटेल ट्रेडर होते हैं हमने अपने एसएल रखे होते हैं 40 पिप या 50 पिप। तो इसीलिए मनी मैनेजमेंट के इसलिए कहते हैं कि अगर आपका अकाउंट $1,000 है तो मेरे ख्याल में आपकी जो लॉट बनती है, जहाँ ट्रेडेबल लॉट है, वो आपकी 0.01 या 0.02 होनी चाहिए। वो इसलिए कि आपके पिप्स ज्यादा हो, यानी कि उसमें मार्जिन कम हो। क्योंकि अगर आप रखेंगे 0.02 या 0.01 पे, अगर आप अपना 200 पिप्स का भी एसएल रखेंगे ना, कीड में करा के आपको हंट नहीं कर सकेगा या आपका शिकार नहीं कर सकेगा। और टीपी आप अपने हिसाब से रख लें लॉन्ग टर्म, अगर आपका ज्यादा यानी कि पिप्स प्लस में हो तो आप बेशक अपने एसएल को एंट्री पॉइंट से नीचे ले आए अगर सेल की ट्रेड है। नहीं तो अगर बाई की ट्रेड है तो आप अपना एसएल को एंट्री पॉइंट से ऊपर लेके जा सकते हैं। ये सबसे मेन बात है, यानी कि जहाँ पे रिटेल ट्रेडर मार खा जाता है कि वो अपना एसएल रख देते हैं छोटे पिप्स पे, मार्केट में कराते हैं आराम से। वो जो मार्केट मेकर की जो बेसिकली जो लिमिट होती है वो तकरीबन 50 to 80 पिप्स तक वो मार्केट को मूव करा सकते हैं, जिसे जैसे कि मियाकाशी ने पढ़ाया भी था फेक की मूवमेंट। फेक की मूवमेंट हम पढ़ तो लेते हैं, हमें ये नहीं पता तो फेक की मूवमेंट आती कहाँ से है।
फेकी मूवमेंट आती है, मार्केट मेकर लेके आते हैं और वो हंटिंग करने के लिए आते हैं और हंटिंग करते हैं हमारे एसएल की। तो ये ज्यादातर यानी कि रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो शिकार हो जाते हैं मार्केट मेकर का, छोटे एसएल को हिट करा लेते हैं। उसके बाद आपने देखोगे कि आपके एसएल को समटाइम मार्केट करेक्शन वो नहीं होती, वो फेक ही मूवमेंट होती है, मार्केट करेक्शन होती है और इवन के सम टाइम आपकी टीपी की तरफ भी चली जाती है पोजीशन। तो हमेशा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा जब भी आप ट्रेड करें तो ब्लाइंडली आप अपना टीपी और एसएल ना लगाएं। एसएल आप कम से कम उस जगह पे लगाएं जहां पे आपका मार्केट यानी कि मार्केट का ट्रेंड, अगर वहां पे मार्केट गई तो मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो जाना है, मार्केट ने वापस नहीं आना। अब अगर यहाँ पे देखें ना, ये जो लेवल है अगर आपको नजर आ रहा हो, अगर मार्केट यहाँ तक जाती है और विदाउट एनी यानी कि रुकावट रेजिस्टेंस की जाती है तो इट डजेंट मीन कि यहाँ से मार्केट वापस आएगी, यहाँ से मार्केट ने ऊपर ही जाना है। और इसके अलावा अगर मार्केट यहाँ से अगर नीचे आती है और फर्ज करें कि H4 की कैंडल से ये तकरीबन H4 अगली H4 की कैंडल 100 बिप्स प्लस बनाती है, तो ये एक तो हमारा टीपी हिट करेगी। या टीपी आप अगर ओपन भी रख लें, टीपी को आप ओपन कर दें, आपकी 80 बिप के पास आती है, आप टीपी को ओपन कर दें, आप जो आपके एसएल है वो है। ये बेसिक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। वैसे तो मैंने वो जिशान भाई कह रहे थे कि स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी बतानी थी, ये मैं बताना चाह रहा था कि ये बहुत ही बेसिक चीज है जिसकी तरफ हम किसी का भी ख्याल नहीं होता। बल्कि हम खुद यानी कि जब शुरू शुरू में थे तो यही हमारा होता था कि यार ज्यादा नहीं है, मैं कभी भी एसएल के अलावा ट्रेड नहीं करता। अभी भी अगर आपने मेरी ट्रेड्स देखी हो तो एसएल और टीपी के साथ ही होती है। तो कुछ ट्रेडर ये भी कहते हैं कि यार एसएल नहीं लगाते, ब्रोकर को पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारा एसएल है, फिर वो एसएल हंटिंग करते हैं। यार आप ऐसी जगह एसएल लगाओ ही नहीं जहाँ पे आपका हंट हो सके। आप मार्केट के उस लेवल पे लगाओ जहाँ पे सिर्फ प्राइस एक्शन जाए, जो बड़ी फंडामेंटल जाए, यानी कि मार्केट मेकर की उतनी यानी कि पावर ही ना हो कि आपके एसएल को हिट कर सके। जी श्याम भाई। हाँ ठीक है, किसी का सवाल होगी तो पूछ लें। जी मेरा सवाल है जी करें। जी कि ये जो आपने मतलब है, दो रेड कैंडल्स हैं, इसके पीछे जो जी एक ग्रीन बहुत लंबी कैंडल है, आपने क्या है कि बिना मार्केट में जो मार्केट मेकर होते हैं वो उनके एसएल को हिट कराते हैं, तो ये मार्केट डाउन जाते हुए अपने रेजिस्टेंस यहाँ पे थी इसके पीछे, तो ये यहाँ से अप क्यों चली गई है? आपको पता है ये क्यों बनी है? नहीं। यूरो यूएसडी की ये कैंडल क्यों बनी है? ये दिन कौन सा आ रहा है? ये थर्सडे का दिन आ रहा है। थर्सडे को ईसीबी थी। ईसीबी बहुत यानी कि बड़ा फंडामेंटल है, ईसीबी और एफओएमसी। यानी कि अगर डॉलर का इंटरेस्ट रेट होगा, यूरो, क्योंकि नो डाउट यूरो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है। 18 कंट्रीज यूरो को अडॉप्ट किए हुए हैं और उसमें से टॉप 5 इकोनॉमीज में से भी आ जाती हैं, लाइक जर्मनी आ जाता है, फ्रांस तो अगर मतलब हम है कि ये ईसीबी को देखें। जी जी जी। मतलब है कि ये जो मूवमेंट हुई ये न्यूज मूवमेंट थी। नहीं, ये फंडामेंटल की मूवमेंट थी। फंडामेंटल के अलावा मैं कह रहा हूँ, अभी मैंने आपको बताया ना कि जब भी कोई बड़ी फंडामेंटल है, फर्ज करें आप हम्म। इस जगह पे थे, नजर आ रहा है आपको, हम्म। इस जगह पे थे और जी आपने ली हुई थी सेल। आपको पता होगा कि थर्सडे जी। को फर्स्ट उसने सेल किया क्योंकि यूरो ने अपना इंटरेस्ट रेट सिफर कर दिया, जीरो कर दिया। तो बिल्कुल। आप जब यहाँ पे आए हैं ना, तो उस वक्त अगर आप दो दो आपके पास ऑप्शन है, ये आप देख रहे हैं, ये एक एक तरह की सपोर्ट बन रही है, और बन रही है। नजर आ रही है ना? ये जी कैंडल जी। है, ये दो कैंडल 3 बार बन रही हैं, ये दो हैं, इसके बाद ये वाली दो भी बन रही हैं। तो ये एक तरह की सपोर्ट बन रही है। तो आपके पास दो ऑप्शन थे जहाँ पे, एक तो ये कि आप हम्म। बिल्कुल ट्रेड से 100% निकल जाते, दूसरा ये कि आप हम्म। अपने जो आपका वो एसएल आप एंट्री पॉइंट से नीचे ले आते, क्योंकि आपको पता है अच्छा। फंडामेंटल है। ईसीबी के इंटरेस्ट रेट के बाद ईसीबी मारियो द्रगी जो है
ईसीबी का जो प्रेसिडेंट है उसने आके स्पीच भी करनी है, और उसकी जो स्पीच होती है वो लास्ट टाइम तकरीबन 500 से 600 पिप्स उसने मूव कराया था। तो आपको अच्छा। हिस्ट्री का भी पता था, हम्म। तो आपने उसको एक तो एसएल को वो कर देना। जिशान भाई ये क्या है? ये स्केप का बटन दबा दें चले जाएगा। खत्म कर दें इसको, साइड पे क्लिक कर दें, इसको साइड पे क्लिक कर दें, क्लिक कर दें। नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। ये क्यों आ गया भाई? मतलब कोई ऑप्शन नहीं आ रही क्लोजिंग की, छोड़ने दफा करें इसको। अच्छा, तो मैं कह रहा था उसका ईसीबी का। तो ईसीबी इस वक्त जो मारियो द्रगी है इस वक्त वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है उसके पास, यानी कि ट्रिलियंस ऑफ यूरोज हैं। वो यानी कि जब भी चाहे इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं, जब भी चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। दूसरे नंबर पे जेनेट येलन है, वो आप सबको पता होगा कि फेड की चेयरमैन है, यानी कि चेयरपर्सन है। तो इनका ये था कि आप जिस तरह कह रहे हो ना कि लास्ट जो कैंडल थी, तो वो क्यों बनी है, वो फंडामेंटल की कैंडल बनी है। अदरवाइज अगर आप देखो ना तो यहाँ पे मार्केट अपने की लेवल को टच करती है, पिन बार कितनी ज्यादा बना रही है, यानी कि यहाँ से ये रिवर्स हो रही है, फिर यहाँ पे इसने यानी कि पिन क्रिएट की है, फिर ये ऊपर गई है, फिर अपने उस लेवल पे जाके फिर इसने रिट्रेस किया है, यानी कि फिर नीचे आई, जी फिर बिल्कुल। इसने यहाँ पे यानी कि तो राउंड अबाउट एनगल्फिंग बनाई और फिर अप गया है। तो मैं जो कहने का मकसद ये था कि आप एसएल ऐसी जगह पे रखें कि मार्केट मेकर आपके एसएल को हंट ना कर सके। जी और कोई सवाल?